अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और वीडियो स्क्रीन आ रही है? मुझे कंफर्म करें। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है डियर? वॉइस इज क्लियर। ओके। स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके। आज मैं अपनी क्लास में जितना भी अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ उसका एक रिवीजन है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं अभी तक। कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके वो थोड़े से परेशान हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस रिवीजन के अंदर हर वो एक पॉइंट को क्लियर करवाऊं जिसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें आ रही हो, तो वो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ। सिग्नल सोर्स के बारे में आप सब लोगों को क्लियर होगा। जितने भी इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू में मौजूद हैं उनको बोर्ड के लिए कंपैटिबल बनाने को सिग्नल सोर्स कहते हैं। सिग्नल सोर्स बनाने का जो तरीका है वो मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया हुआ है, वो एक डिटेल्ड सेशन है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके हवाले से मैं बात नहीं करूंगा, बट मैंने उसमें सिंगल इंडिकेटर को कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने वो सिखाया है। तो वो जो सिग्नल सोर्स है वो हम यहाँ पर बाय और सेल के सिग्नल में यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इन्वर्ट मोड के बारे में मैंने बताया हुआ, ये भी एक सिंपल चीज़ है कि आपका जो पॉट है, जो भी आपने इंडिकेटर लगाया हुआ है, बाय और सेल की कंडीशन जो है वो कंडीशन रिवर्स हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। बाय सेल में कन्वर्ट हो जाता है, सेल बाय में कन्वर्ट हो जाता है। इक्विटी प्रोटेक्शन, प्रॉफिट प्रोटेक्शन, इसका बराह रास्त ताल्लुक होता है प्रॉपर्टीज से, इनिशियल बैलेंस से। इनिशियल बैलेंस में आप जितना भी अमाउंट लिखा होगा ये उसकी परसेंटेज के हिसाब से काम करता है। आपके MT4 या MT5 में जो बैलेंस है उसके हिसाब से काम नहीं करता है। आपको इसको बताना होता है बोर्ड को कि आपका बैलेंस कितना है और आप किस हिसाब से अपनी परसेंटेज को देखना चाहते हो। मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर इसका पर्पस क्या है और इसको इस्तेमाल में कैसे लाया जा सकता है। ये बेसिकली डिज़ाइन जो किया गया है वो हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फंडेड अकाउंट पे काम करते हैं। तो ये उनके लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि उसमें परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है। अगर उनका 1 लाख का अकाउंट है फंडेड, तो उसमें 5% डेली का ड्रॉ डाउन होता है और 10% मंथली प्रॉफिट होता है। तो वो उनको एक टारगेट दिया जाता है, तो उस टारगेट को अचीव करना है। तो उस टारगेट के लिहाज से यहाँ पर वो अपनी इक्विटी प्रोटेक्शन और प्रॉफिट प्रोटेक्शन को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक मसला है जो मुझे एक्सप्लेन किया गया था, तो आप लोगों को एक इशू आ रहा था। वो इशू ये है कि मेरा $1000 का अकाउंट है, सॉरी 1 लाख का अकाउंट है, और वो ग्रो होते होते उसमें 20,000 प्रॉफिट बन गया है या फिर 5,000 प्रॉफिट बन गया है। तो क्या मुझे यहाँ परसेंटेज अगेन चेंज करनी होगी? परसेंटेज सॉरी, इनिशियल बैलेंस जो है उसको चेंज करना होगा, यहाँ पे 1,05,000 लिखना होगा फिर अगेन। तो बात यह है कि आपके फंडेड अकाउंट में किस तरीके से परसेंटेज को देखा जा रहा है, रिलेटिव में देखा जाता है या फिर इनिशियल बैलेंस के लिहाज से देखा जाता है। जो इनिशियल बैलेंस के लिहाज से देखते हैं उस उनको तो यहाँ पे 1 लाख भी लिख लें वही काफ़ी है। लेकिन अगर वो रिलेटिव के हिसाब से देखते हैं
तो फिर आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर चेंज करना होगा अमाउंट, और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे इक्विटी प्रोटेक्शन डालनी होगी। मिसाल के तौर पे आपका 1,05,000 हो चुका है, तो अब उनकी एक टाइम फेस होती है, एक टाइमिंग होती है कि उस टाइम के बाद उनका वो जो 5% का जो एरा है वो चेंज हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट डे में काउंट होता है। तो आपको उस डेट, उस टाइम फ्रेम के लिहाज से ही, उस टाइम के हिसाब से ही आपको यहाँ पर भी चेंजेस करनी होंगी। और जब जब आप यहाँ चेंज करेंगे तो आपको अलर्ट ही चेंज करना होगा, उसको डिलीट करके फिर से लगाना। तो ये फंडेड अकाउंट के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप रिलेटिव आपको दिया गया है अकाउंट, उसमें जो भी परसेंटेज है वो रिलेटिव के साथ देखी जा रही है, तो उसमें फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज उसी लिहाज से करनी होंगी। और अगर वो रेगुलर वाला है तो उसमें तो वो इनिशियल बैलेंस के हिसाब से इक्विटी बेस होता है, जो तो इक्विटी बेस है तो फिर तो उसमें आपने बस यहाँ पे एक बार इक्विटी डाल दी और फिर अलर्ट आप चलाते रहो, उसमें मसला नहीं। रिलेटिव के अंदर आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे चेंज करना होगा, जो उनकी टाइम सेट होता है। सुबह 5 बजे तक का होता है नॉर्मली पाकिस्तान के हिसाब से, वरना वो यूटीसी के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है, तो आप उसको देख सकते हैं उसके लिहाज से। प्रॉफिट प्रोटेक्शन हमारी सेम रहेगी, क्योंकि हमने 10% बनाना है अगर, तो वो तो इक्विटी का ही 10% होता है, तो वो सेम रहेगा। तो वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफर करेगी। इसके अलावा बैक टेस्टिंग है। बैक टेस्टिंग टाइम डेट फिल्टर, ये किन कामों में आता है? ये मुख्तलिफ कामों में आता है। अगर आपने प्रीवियस डेटा के लिहाज से देखना है कि आज का क्या रिजल्ट रहा, पिछले एक हफ्ते का क्या रिजल्ट आ रहा है, पिछले एक महीने का क्या रिजल्ट आ रहा है, पिछले 2-3 महीने का क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उसके अंदर आप उस लिहाज से बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। बैक डेट सेलेक्ट करके उस सेलेक्टेड एरिया को देख सकते हैं कि उसमें उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आ रहा है। एक तो ये पर्पज है इसका। दूसरा पर्पज ये है कि यहाँ पर आपने अगर $1,000 लिख दिया है, तो आपको इस चीज को यूज करना है अगर, तो आपको करंट डेट डाल के यहाँ पे चलना होगा। जो करंट डेट चल रही है वो आपको डालना है, ताकि वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना शुरू कर दे। बोथ साइड इज क्लियर। ओके, गुड। तो एक तो ये इसकी वजह से करते हैं हम लोग, खासतौर पे इक्विटी प्रोटेक्शन और प्रॉफिट प्रोटेक्शन की वजह से, कि हम लोगों ने यहाँ पर करंट डेट डालनी है ताकि फिर ये उसके हिसाब से मैनेज करें। और यहाँ पे जो डेट डालनी होती है वो हम काफी आगे की डाल सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने वो टाइम डालना है जिस टाइम पर, अगर फंडेड अकाउंट चला रहे हैं तो आपने रिलेटिव के ऊपर काम करना, तो फिर आप उस टाइम के हिसाब से करेंगे। मार्केट खोलने के हिसाब से करना चाहते हैं तो मार्केट खोलने के हिसाब से भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग डेज एंड टाइम फिल्टर। अच्छा सॉरी, ये बैक टेस्टिंग एक और सिनेरियो में यूज होता है, वो है ऑटो कंपाउंडिंग। इन दो चीज़ों में हम लोगों ने सेम डेट से स्टार्ट करना होता है। अगर इसकी भी सेटिंग कर रहे हैं ऑटो कंपाउंडिंग की, तो हमें बैक टेस्टिंग डेट को, जो करंट डेट है उसमें चेंज करना होगा। तो सिर्फ यही दो सिनेरियोज हैं जिसमें हम लोगों को चेंज करना होता है। अब एक सवाल था इसी टॉपिक के हवाले से, क्योंकि अगर हम कोई भी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं तो यहाँ पे हर स्ट्रेटेजी को लगाने से पहले इसकी करंट डेट डालनी होगी। तो वो नेसेसरी नहीं है, चाहे तो डाल लें चाहे तो नहीं डालें, कोई मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा ऑटोमेशन। लेकिन अगर ये आप यूज कर रहे हैं इक्विटी प्रोटेक्शन या प्रॉफिट प्रोटेक्शन, या फिर आप ऑटो कंपाउंडिंग यूज कर रहे हैं, तो आपको इस डेट का काम बहुत ज्यादा है। आपको करंट डेट डालनी ही होगी, वरना कैलकुलेशन उस लिहाज से नहीं करेगा। तो जिसमें कैलकुलेशन आप लोगों ने देखनी है इन फ्यूचर, तो फिर आपको यहाँ पे उस हिसाब से सेटिंग करनी होगी। अदरवाइज अगर आप वैसे बैक टेस्टिंग
की डेट, करंट डेट डालना चाहते हैं कोई भी अलर्ट लगाने से पहले, कोई भी नई स्ट्रेटजी लगाने से पहले, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। उसमें बस ये फायदा होगा आपको कि आपको पता होगा कि मेरी ये ट्रेड्स लगी हैं, और उसकी प्रीवियस डेट की जो डेट्स है, जो ट्रेड्स होती हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हो इजीली, कि मैंने देखनी ही आज से है कि अभी मेरी 4 ट्रेड लगी हैं और यहाँ ट्रेडिंग व्यू पर भी 4 ट्रेड ही लगी हैं, तो मैच हो रही हैं। तो हम इस मैचिंग की वजह से भी लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है। इन 2 सिनेरियोज में नेसेसरी, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जरूरी नहीं है ये लगाना, बिना लगाए भी आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, बस इन 2 सिनेरियोज। उसके बाद आते हैं ट्रेडिंग डेज, आवर्स, फिल्टर। इसमें एक ये चेक है, क्लोज पोजीशन। इसके ऊपर मुझसे कुछ सवाल लोगों ने पूछा था कि इसका मकसद क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ये है टाइम जोन। इस टाइम जोन से और यहाँ पे जो टाइम जोन है, इन दोनों में क्या फर्क है? अक्सर लोग इस चीज में परेशान होते हैं, क्लियर नहीं है ये चीज। तो मैं इसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा कि ये इसको किस तरह से देखना है। लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि आप इसमें डेज और टाइम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग के। तो ट्रेडिंग के जो डेज और टाइम सेलेक्टेड हैं, उसके अलावा वो ट्रेड नहीं लेगा। अब बात आती है क्लोज पोजीशन की। अगर आपने ये क्लिक कर दिया तो उससे क्या होगा? अभी आप यहाँ नोट कीजिएगा और यहाँ नोट कीजिएगा कि अगर हम इसको दबाते हैं तो ये देखें, ये उसी ट्रेडिंग के एरिया में ही क्लोज हो गया। यहाँ पर ये क्लोजिंग टाइम था, यहाँ सेशन खत्म हुआ, ये सेशन खत्म होते ही इसको क्लोज कर देगा। अगर ट्रेड आगे आपके फेवर में जा भी रही है ना, तो वो नहीं जाने देगा, वो वहीं बंद करवा देगा। लेकिन अब उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्लोज हो गई तो ये एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हो गई। लेकिन अब ये चलते चलते यहाँ पे इसने ट्रेलिंग हिट कर दी, थोड़ा कम प्रॉफिट हो गया। अभी ये सेशन में यहीं पर ही बंद हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेशन बहुत आगे तक जाता है और वो ट्रेड तो नहीं लेगा, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज्यादा कर सकता था। लेकिन हमने ट्रेड सेशन को बंद करवा दिया, तो इसलिए वो बाकी की ट्रेडिंग की जो तो प्रॉफिट था वो नहीं ले सका। तो एक ये भी इशू आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, क्लोज पोजीशन का ऑप्शन है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो यूटीसी 5 है, UTC+5 पाकिस्तान के लिए यूज होता है। ठीक है। और आप अपने हिसाब से किसी भी कंट्री के लिहाज से आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं UTC 1 करता हूँ यहाँ पे, तो ये UTC 1 के हिसाब से सारे ट्रेडिंग आवर्स हो जाएंगे। लेकिन इससे इसका ताल्लुक नहीं है। इधर अगर ये UTC 5 है तो रहे, कोई मसला नहीं। यहाँ पे अगर UTC 1 कर दिया तो ये जो टाइमिंग है, सिर्फ इसकी वजह से इन टाइमिंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा। चार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ट वैसे का वैसा ही रहेगा। सिर्फ आपके बॉट की सेटिंग्स में फर्क आएगा। तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि अगर यहाँ पे आपने 1 कर दिया है और यहाँ पे 5 है, तो आप ये सोच रहे हैं कि कोई इफेक्ट पड़ सकता है इस टाइमिंग का और इस टाइमिंग। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम रख लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 1 के हिसाब से एक सेटिंग कर दी है, यहाँ पे आपने कोई भी रखा हुआ हो, इससे बॉट का कोई लेना देना नहीं है। वो 1 के हिसाब से ही पूरी बॉट की सेटिंग करेगा, उसी के लिहाज से रिजल्ट दिखाएगा, उसी के लिहाज से ऑटोमेशन भी करेगा। तो इसका ताल्लुक सिर्फ इससे है। हाईलाइट कर देंगे तो सिर्फ जोन हाईलाइट होगा, नहीं करेंगे तो इससे भी ट्रेडिंग के ऑटोमेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। लॉट साइज लगेगी यहाँ पर, इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज ही रखना है, इसमें कोई दूसरी बात करनी नहीं है मैंने, क्योंकि ये पॉइंट 1 के लिहाज से मैं चलाता हूँ। अक्सर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड लॉट क्यों नहीं यूज करते हैं। वे करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं अपनी एक कैलकुलेशन लेके चलता हूँ कि $1000 पे पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 के हिसाब से जो डॉलर दिख रहे होते हैं वो पिप्स में मैं काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि एक
पिप का मतलब होता है $1। तो मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है प्लस माइनस करने में, मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, कि अगर मैं, मुझे दिख रहा है कि 700 पिप प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि ये $700 लिखा हुआ है, तो 700 पिप्स हैं। तो अगर ये .1 पे इतना है तो मैं .01 पे करता हूँ तो मुझे 70 होगा, 1 के लॉट पे करूंगा तो 7,000 होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कर सकते हो मेरे यहाँ। तो मैं सीधा सीधा हिसाब रखते हुए स्ट्रेटजी को बनाता हूँ .1 के ऊपर ही, $1,000 पे .1 पर ही बनाता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करने में मुझे आसानी होती है, रिस्क मैनेजमेंट करने में आसानी होती है। तो आप लोग भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब स्ट्रेटेजी बना रहे हो। मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजी आपको मिलेंगी उसमें आपको ये 10 मतलब .1 ही मिलेगा। इंक्रीमेंट मुझे अभी भी इस चीज का ना लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं है। इसमें तीन चीजें हैं, सॉरी चार चीजें, एक दो तीन चार। ये दो तो क्लियर हैं कि कम से कम लॉट क्या रखनी है, ज्यादा से ज्यादा लॉट क्या रखनी है। आप उसको एक लिमिट दे रहे हो कि ऑटो कंपाउंडिंग करनी है, तो जब वो डिक्रीजिंग की तरफ आए तो इससे नीचे ना जाए, इंक्रीजिंग की तरफ जाए तो ये सबसे बड़ी लॉट हो, इससे बड़ी लॉट ना ले, चाहे जितना भी मेरा कैपिटल चला जाए इससे बड़ी लॉट नहीं ले। तो ये तो आप उसको मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट दे रहे हो। यहाँ पर आप ऑर्डर साइज चेंज स्टेप यहाँ बता रहे हो कि कितनी कितने जो है वो लॉट साइज चेंज करनी है, किस हिसाब से करनी है। ये जो है डॉलर है बेसिकली, इक्विटी लिखा हुआ है, इक्विटी चेंज स्टेप। तो $1 पे एक, यहाँ पे 1 और 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि $1 पे .01 की लॉट आप चेंज करवा, $1 प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ पर स्टेप चेंज करेंगे .01 का। तो ये किसी भी हिसाब से सही नहीं है। इसकी मैं कैलकुलेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से। ऑटो कंपाउंडिंग जब भी करेंगे, मैं आपको कुछ सेलेक्टेड यहाँ पे ना फिगर दे रहा हूँ रिकमेंडेड, आपने उसी को फॉलो करना। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं आप लोगों को नोट पैड पे समझा, 0.01 आप बढ़ाना चाहते हैं $100 के ऊपर। इसको इस तरह से ले लें कि अगर आपके पास $100 हैं तो आप कौन सी लॉट साइज यूज करेंगे। .01, .1 की कितने डॉलर पे यूज करते हैं आप, $1,000। एक की लॉट कब यूज करते हैं आप, $10,000 पे। अगर मैं गलत हूं तो कोई भी मुझे टोक सकता है। क्या आप लोग इस चीज से मुत्तफिक हैं। मुझे यस नो में जवाब दीजिए, क्योंकि ये एक ना बहुत बड़ा मसला बना हुआ है यहाँ पर, अभी तक ना लोगों को क्लियर नहीं हो रही है। एग्री करते हैं ना, ठीक है। अब आप इसी तरीके से ही इसको लेके चलें। अगर आपने .01 स्टेप बढ़ाना चाहते हैं अपनी अपनी लॉट साइज में, तो आपने $100 ही लिखना है, क्योंकि जब जब ये $100 होगा तो .01 इंक्रीज होगा। तो जब $100 $1,000 बन जाएगा तो वो .1 हो जाएगा। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1,000 हो जाता है। .01 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो .1 बन जाता है। यानी कि ये 10 मरतबा .0101 बढ़ बढ़ के ये .10 हो जाएगा। तो .10 जब होगा तो उस टाइम पर ये $1,000 ही होगा। और हम लगाते भी उसी उसी तरह से हैं कि $1,000 पे .1, तो फिर ये कैलकुलेशन पूरी पूरी बैठ रही है। अगर आपने डायरेक्ट .1 इंक्रीज करना है, आपकी एक बड़ी इक्विटी है, फंडेड अकाउंट है आपके पास $1,00,000 का,
आप उस हिसाब से चलाना चाह रहे हो, या फिर आपके पास एक 10,000 की ओरिजिनल इक्विटी है, आप उसको उसको चलाना चाह रहे हो उसके हिसाब से, तो उस हिसाब से आप उसकी लॉट साइज की इंक्रीमेंट भी चाहते हो। तो कैलकुलेशन आपने यही रखनी है कि अगर आपने 0.1 की इंक्रीजिंग करनी है तो आपने $1,000 लिखना होगा, यहाँ $1,000 लिखना होगा, यहाँ 0.1 लिखना होगा। और अगर आप एक की लॉट इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फिर 10,000 लिखना होगा, और यहाँ पे एक की लॉट लिखना होगा। अब आप 0.01 चाहते हैं कि 0.01 मेरी इंक्रीज हो, तो वो 0.01 ये इसी तरीके से ही काम करेगा कि जब वो $100 होगा, $100 से जब वो $10,000 हो जाएगा, तब तक आपकी लॉट साइज भी ऑटोमेटिकली एक की लॉट ही हो जाएगी। तो ये इसके साथ बिल्कुल एडजस्ट करती है। आपने इसी तरीके से ही इसकी सेटिंग करनी है। 0.01 चलाना है तो $100 लिखना होगा यहाँ पर। तो इधर $100 आएगा, इधर 0.1 आ गया। अब अगर आप एक की 0.1 की लॉट चला रहे हैं तो आपकी मर्जी है कि आप मिनिमम लॉट साइज 0.01 देना चाहते हैं या 0.05 देना चाहते हैं। मैं नॉर्मली 0.05 रखता हूँ। यहाँ पे आपकी मर्जी है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप बेशक 10 ही रख दो, 0.1 ही रख दो, ये जो चल रही है वही मेरी राय, इससे नीचे नहीं है। ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको लेके चलना चाहते हैं। लेकिन जो मेन इशू था वो यही था। अब इसमें एक और चीज़ भी है, एक और स्टेप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताइएगा, 0.01 पर अगर मैं $50 बढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ 50, हर $50 पे मेरा 0.01 बढ़ जाए। अब ये जब 0.1 होगी तो ये कितने डॉलर पे हो जाएगी, कोई बता सकता है? जी बिल्कुल, $500। ठीक है। अब ये एक की लॉट पे कितने, एक की लॉट कब हो जाएगी इसकी, एक की लॉट कितने डॉलर पे हो जाएगी? नहीं, यहाँ गलत हुआ। $1,000। क्या मैं सही हूँ गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं। मुझे लग रहा है कि मैं गलत, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत हूँ। 0.2 $1,000 पे हो जाएगी। अब आप ये देखें कि आपकी $1,000 पे 0.1 चल रही थी, और यहाँ पर $1,000 पे 0.2 चल रही है। तो यहाँ पर आपका जो सिलसिला है वो थोड़ा सा डबल हो जाएगा। और इसी तरीके से आपकी जब जो अपना एक की लॉट है वो 5,000 पे हो जाएगी, जबकि हमने एक की लॉट कब रखनी थी, 10,000 के ऊपर, लेकिन वो हो जाएगी 5,000 के ऊपर ही। जिस तरीके से $1,000 पे 0.2 हो गई। तो अगर आप थोड़े से एग्रेसिव मोड में चलना चाहते हैं कि चलो ठीक है कोई मसला नहीं, प्रॉफिट में से ही कम होगा ना, जाने दें, लेकिन इसमें आपको ना ख्याल रखना होगा कि ये थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाएगी। लॉट साइज की जो कैलकुलेशन हम लेके चलते हैं उससे डबल चल रही। अगर मैं $50 रखता हूँ तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि अगर आप 50 लिख रहे हो तो उसका नतीजा ये निकलना है। इक्विटी चेंज स्टेप 200 कर देंगे फिर, 200 यानी कि हर 200 पे 200 मतलब आप करना चाह रहे हैं 2 की लॉट, तो कितनी इक्विटी पे करना चाह रहे हैं, दोनों का आंसर देना। दो चीजें हैं हमारे पास, एक है चेंज इक्विटी स्टेप और एक है ऑर्डर साइज चेंज। इन दोनों का बताएं।
0.1 ऑर्डर साइज चेंज स्टेप 200, एक हो जाएगा। ये मुझे 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 बता रहे हैं या खुद जवाब दे रहे हैं? समझा नहीं मैं आपकी बात। आप ये कहना चाह रहे हो कि 0.1 का, सॉरी 0.01 का आप कह रहे हो 200, ये कहना चाह रहे हो आप, नदीम साहब? 200 पर एक चेंज, हाँ वही ना, 0.01 ना। ठीक है, 0.01 पे अगर आप 200 चेंज करते हैं तो सिंपल है कि आपका हर 200 के बाद 0.1 बढ़ेगा। यानी कि अगर आपका जो ये 0.1 है, ये कब होगा? 2000 पे। 2000 पे जब प्राइस पहुंचेगा, आपका प्रॉफिट पहुंचेगा, तो ये 0.1 की लॉट रखेगा। यानी कि ये आपका जो रिस्क है वो हाफ कर देगा। सर मेरे अकाउंट में 9,500 का है, इसमें लॉट साइज कैसे रखूंगा? अच्छा, 9,500। आप इसको 10,000 के हिसाब से ही कर लेना। नहीं, ये 9,500 क्या है ये ओरिजिनल इक्विटी है या फंडेड अकाउंट है? अच्छा, समझ गया समझ गया। उसमें आपने जो रखना है, आप इसको 10,000 के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन डियर आप देखें, आप अगर 10,000 का अकाउंट है ना आपका, तो आप लॉट साइज भी तो उस हिसाब से देख लेना कि एक की लॉट लगनी है, आपने स्ट्रेटजीज कितनी लगाई हुई है फिर उसके हिसाब से भी देखना होगा। मैं अभी सिंगल स्ट्रेटजी के लिहाज से बता रहा हूँ। अगर आप इसको अभी वो थोड़ा सा हल्का हाथ ही रखना चाह रहे हैं, ज्यादा अकाउंट चला, ज्यादा स्ट्रेटजीज चलाना चाह रहे हैं, तो हर स्ट्रेटजी पर ये अलग अलग रिएक्ट करेगी। 0.5 से स्टार्ट की है। नहीं, आप मुझे ये बताएं, आपने जो 10,000 का अकाउंट सोचा हुआ है कि ये चला रहे हैं आप, तो इसमें आपने लॉट साइज जो टोटल आपने सोची हुई है वो क्या सोची? एक की लॉट? ठीक है, तो एक की लॉट के हिसाब से आप अगर 10 स्ट्रेटजीज चला रहे हैं, उसको डिवाइड किया हुआ है, तो आप 0.1 के हिसाब से चला रहे होंगे। सही कह रहा हूँ? तो वो स्ट्रेटजी आप 0.1 के हिसाब से लगा रहे हैं, तो फिर कैलकुलेशन भी आपने 0.1 के हिसाब से ही करनी होगी। क्योंकि उस स्ट्रेटजी को आपने एक स्लॉट दी है 0.1 की, तो अब आपने उसको 0.1 के हिसाब से लेके चलना है, ना कि आप उसको एक की लॉट के हिसाब से लेके चलो। अगर आप एक की लॉट के हिसाब से लेके चलोगे तो इसका मतलब कि आपने, आपकी जो इनिशियल लॉट है वो भी एक एक की लॉट है। तो इनिशियल लॉट तो आपकी एक की नहीं है, आपने 0.1 के हिसाब से रखी हुई है, तो फिर आपको उस स्ट्रेटेजी के अंदर 0.1 के हिसाब से ही सेटिंग करनी होगी। यानी कि आपने इसमें यही बढ़ाना होगा, 0.01 के हिसाब से $100, तो जाके वो 0.1 पे $1,000 बनेगा। और ये पूरी पूरी यही वाली कैलकुलेशन बैठ जाएगी जो आमतौर पे हर बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, और ये कैलकुलेशन समझ में आती है। इन्हें कहीं मैं कहीं इन्हें कहीं के मैक्सिमम ऑर्डर लिमिट, इन्हें कहें कि मैक्सिमम ऑर्डर लिमिट 10 कर दें अपने पास, अगर ज्यादा स्ट्रेटजी चला रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हो। मैक्सिमम लिमिट आप जो है वो एक की लॉट की जगह 10 की लॉट चला दें, तो उसमें ये होगा कि 10 की लॉट तक वो उसको लेके चला जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं और कितना होल्ड करना चाहते हैं। ये जो मैक्सिमम लॉट है ना, ये बेसिकली होल्डिंग पावर के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने टाइम तक अपने अमाउंट को होल्ड करना चाहते हैं, और उस हिसाब से उसकी ऑटो कंपाउंडिंग करना चाहते हैं। तो ये मैक्सिमम लॉट उसके लिहाज से होती है। तो 3 स्ट्रेटजीज लगाई हुई हैं। तो जो उस स्ट्रेटेजी को आपने, इसको सिंपल करते हैं थोड़ा सा,
जो आपने उस स्ट्रेटजी की इनिशियल लॉट साइज डिसाइडेड की हुई है, उसके हिसाब से आपने उसको मैनेज करना होगा ऑटो कंपाउंडिंग को। फॉर एग्जाम्पल, आपने उस स्ट्रेटजी के लिए .1 की लॉट डिसाइड की हुई है, तो आपने .1 की लॉट के हिसाब से ही ऑटो कंपाउंडिंग करनी होगी, जो कि ये वाली है। यही सबसे बेहतर है। अगर आप .01 के हिसाब से $100 पे .01 बढ़ा रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल फिट आती है। और अगर आप मिसाल के तौर पे एक की लॉट पे आपने स्टार्ट किया हुआ है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक की लॉट पे आपने स्ट्रेटजी को लगाया हुआ है, अब आप चाहते हैं कि उसकी ऑटो कंपाउंडिंग करें, तो आपको क्या लगता है कि आप $100 पे .1 बढ़ाएंगे? अगर $100 पे .1 बढ़ाएंगे तो वो $1000 तक एक की लॉट हो जाएगी। तो अब $10,000 के ऊपर आपने एक की लॉट लगाई हुई है, तो वो $1000 पर ही एक की लॉट हो जाएगी। तो आपका 10,000 का अकाउंट हो या 1 लाख का अकाउंट हो, .1 के हिसाब से $100 की जो सेटिंग है, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो जब आपका वो $100 $10,000 बनेगा, तो वो ही एक की लॉट उसके लिहाज से चल रही होगी, तो वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है और आपके हिसाब से है। चाहे आप इनिशियल लॉट साइज कोई भी यूज कर रहे हो, उससे इस कंपाउंडिंग को मर्ज मत करें। बस आप ये समझें कि आप .01 की लॉट इंक्रीज कर रहे हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर, इस स्ट्रेटेजी के अंदर, तो $100 के हिसाब से होना चाहिए जब इस स्ट्रेटेजी पे $100 बने, ना कि आपके MT4 या MT5 पे $100 बने। ये भी ख्याल रखिएगा कि टोटल अपने हिसाब किताब को MT4 पे मत लेके जाइएगा। इस स्ट्रेटेजी के अंदर जब बनेंगे $100, तो ये उस हिसाब से .01 कर देगा, ये खुद करेगा। ठीक है, तो मेरा मशवरा है कि आप इसके ऊपर काम करें। .01 100, बस, या आपने यही रखना है। ये $100 ही रहने दें, इसको मत छेड़ें। ठीक है, इसको सिंपल करते हैं। यहाँ $100 रहने दें, ये रिकमेंडेड है। इसको 50 मत कीजिएगा, थोड़ी एग्रेसिव हो जाएगी। 200 मत कीजिएगा, ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ऑटो कंपाउंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे 100 लिख दें। यहाँ पर आपने .01 के कॉन्ट्रैक्ट साइज लिखने हैं। गोल्ड के ऊपर तो 1 लिखेंगे, और अगर आप किसी करेंसी पे लगा रहे हैं तो 1000 लिखेंगे। ठीक है, जिसका पेयर के हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज के हिसाब से .01 की कैलकुलेशन लिखनी है आपने। ये सब सेटिंग करने के बाद इंक्रीमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट साइज को चेक लगा के ऑन भी करना है। जी बिल्कुल, इसको ऑन करना है। अभी ये ऑफ है, इसको ऑन करेंगे तो ये इम्पैक्ट करेगा, लेकिन इसको जब ऑन करेंगे तो आपने बैक टेस्टिंग डेट टाइम फिल्टर पर जाकर करंट डेट लगानी है अलर्ट लगाने से पहले। और इसको आपने काफी 8-10 महीने आगे कर देना, ताकि ये चलती रहे उसको। और इसको भी ऑन करना होगा। इसको ऑन कर रहे हैं ऑटो कंपाउंडिंग को, तो इसको भी ऑन करना होगा। इसके अंदर ऑटो कंपाउंडिंग के अंदर इस इनिशियल कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है, तो ये मत छेड़िएगा, इस पर इसकी जरूरत नहीं है। जिस चीज पे काम कर रहे हैं तो क्या चीज करनी है, बस वही करें। एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसमें घुसने की जरूरत है, ना पढ़ने की जरूरत है, परेशानी होती है। तो सीधा सीधा यहाँ पर मैंने जो हिसाब बताया है कि यहाँ पर आपने करंट डेट डालनी है, बैक टेस्टिंग ऑन करनी है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेटिंग। यहाँ पे 100, यहाँ पे .1 जो भी पेयर है उसके लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब यहाँ पर और यहाँ पर ये आपकी मर्जी है। इधर अपनी मर्जी चला लीजिएगा, यहाँ पे अपनी मर्जी मत चलाएं तो बेहतर। यहाँ पर आपने लिखना है कोई भी लॉट साइज, मिनिमम लॉट साइज देनी है, जो मैक्सिमम लॉट साइज देनी है ये आपके ऊपर है। मैं इधर आपके ऊपर छोड़, 1 रखनी है 1 रखें हैं, .05 रखनी है .05 रखें, जो भी रखनी है आपने उस हिसाब से रखें। तो ये तो है ऑटो कंपाउंडिंग का सिलसिला। और ये एक कैलकुलेशन थी जो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये इसमें बहुत मसले आ रहे थे लोगों को। तो ये याद रखिएगा कि ये डॉलर है, ये पॉइंट्स नहीं है, ये डॉलर है।
वो 100 रखनी है, ये 0.01 पे रखनी है कॉन्ट्रैक्ट साइज के हिसाब से। ये दोनों आपकी अपनी मर्जी है जो आप रखना चाहें। अब चलते हैं आगे। ट्रेड डायरेक्शन, इसको बोथ ही रखें, लॉन्ग शॉर्ट रहने दें। बोथ में मतलब ये सब सारी बोथ ही देखेगा, या फिर लॉन्ग देखनी है तो फिर लॉन्ग भी देख सकते हैं, शॉर्ट देखनी है तो फिर शॉर्ट भी देख सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा। ओके, ऑपोजिट ऑन अपोजिट सिग्नल और एग्जीक्यूशन लॉजिक। अच्छा, पैरामाइडिंग का सॉरी भूल गया मैं। पैरामाइडिंग बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन इसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन है लोगों को। पैरामाइडिंग का मतलब होता है अगर बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है, उसके बाद वो सेम डायरेक्शन में सिग्नल दिए जा रहा है, अगेन बाय दिया है, फिर बाय दिया है, फिर बाय दिया है, तो कितने बाय आपने लेने हैं या कितने सेल आपने लेने हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन के कितने सिग्नल आप लेना चाहते हैं, कितनी ट्रेड्स आप लेना चाहते हैं, तो उसको पैरामाइडिंग कहते हैं। पैरामाइडिंग का मतलब ये नहीं होता कि एक बाय का सेल, एक बाय का सिग्नल, फिर सेल का सिग्नल, फिर बाय का सिग्नल, फिर सेल का सिग्नल, तो मैंने कितने सिग्नल लेना है, ऐसा नहीं है। इस तरह तो ये यहाँ पे जितने लिखेंगे टोटल उतनी ट्रेड लगेगी, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये सवाल थोड़ा गलत होता है। इसमें ये सेम डायरेक्शन की ट्रेड का बोल बोल रहा है पैरामाइडिंग करने में। तो आपने सेम डायरेक्शन में कितनी ट्रेड लेनी है वो नंबर यहाँ पे लिखना है। डीसीए ओनली कर देंगे तो डीसीए ओनली में ये होगा कि वो डीसीए के हिसाब से पैरामाइडिंग करेगा, ट्रेड्स को लेगा। डीसीए के हवाले से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, डॉलर कॉस्ट एवरेज है, आप लोगों को वैसे भी पता है। मजीद अगर नहीं पता तो आप सर ताहिर की वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे रखी हुई है। वो उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर इस तरह के कुछ खास टॉपिक हैं जो आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो डिटेल में सर ताहिर ने बताया हुआ है। वैसे मैं भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ खास नहीं है तो फिर मैं उसको इतनी डिटेल में नहीं पढ़। ऑन ओपन ट्रेड इन द न्यू डायरेक्शन, डू नथिंग, क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड। ऑन अपोजिट सिग्नल पे इन तीन का जो मकसद है, मैं देख रहा हूं कि अभी भी कुछ लोग जो है इसको थोड़ा सा सही से समझ नहीं पा रहे हैं। पानी दे। डू नथिंग कब इस्तेमाल करना है सर, काइंडली ये भी चेक कर दीजिएगा। अच्छा, मैं खोल लेता हूँ, आखिर में बता दूंगा। मुझे डू नथिंग के बारे में बताएं कि ये किस सिनेरियो में यूज होता है। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा। इरफान, सेल्फी, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करेगा। वो तो इसकी लॉजिक है ना। डू नथिंग का मतलब है कि बाय में बैठा हुआ है तो सेल नहीं लेगा जब तक बाय बंद नहीं हो जाती। ये तो लॉजिक है। मैं ये पूछ रहा हूँ इस्तेमाल कब करते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर, और इसका मकसद क्या होता है। इफ यू आर इन बाय एंड सेल सिग्नल सो इट वो आप इसका मकसद मैं ये आपसे बता रहे हो कि इससे होता क्या है। इस्तेमाल कब करना है मैं ये पूछ रहा हूँ। स्कैल्पिंग में करेंगे, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए अच्छी है, स्कैल्पिंग के लिए अच्छी है। जिया ने सही जवाब दिया है। फास्ट बाय एंड सेल में यूज होता है। ये सिर्फ स्कैल्पिंग में यूज नहीं होता। बेसिकली मैंने आप लोगों को उस वक्त ये बात क्लियर की थी कि स्कैल्पिंग बनती ही एक फास्ट सिग्नल के ऊपर है। इसमें फास्ट बाय सेल आ रहा होता है, तो हम उसको उसको स्कैल्प कर सकें, सिग्नल ज्यादा मिल सके, छोटे छोटे प्रॉफिट ले सकें।
और जल्दी जल्दी ट्रेड से बाहर निकल सकते। तो हम फास्ट इंडिकेटर यूज करते हैं। अब फास्ट इंडिकेटर जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें फॉल्स सिग्नल भी आते हैं, बाय में बैठे हुए हैं, बाय से तरीके से परफॉर्म ही नहीं हुई और उसने सेल दे दिया, तो वो उस सेल ने उस बाय को तोड़ दिया, जबकि वो बाय सही डायरेक्शन में जा रही थी और सेल जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन का था, एक रॉन्ग सिग्नल था, फॉल्स सिग्नल था, वो उसने बाय की सही डील तोड़ के सेल में बैठा दिया और सेल का फिर एसएल हिट कर दिया। तो हम इसलिए डू नथिंग लगाते हैं ताकि इस तरह के सिनेरियो से बचा जा सके। तो स्कैल्पिंग में अगर एक फास्ट इंडिकेटर यूज कर रहे हैं हम लोग, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि अगर एक फास्ट इंडिकेटर हम लोग स्कैल्पिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो उस फास्ट इंडिकेटर को संभालने के लिए, थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए हम डू नथिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो बार बार डील तोड़े नहीं, उसको एटलीस्ट प्ले होने दे प्रॉपर। ठीक है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर मैं एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर यूज कर रहा हूं स्कैल्पिंग के लिए, एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर यूज कर रहा हूं जिसका बाय सेल इतना जल्दी नहीं आता, तरीके से आता, ऐसा नहीं है कि एक कैंडल पे बाय आया तो अगली ही कैंडल पे सेल आ जाए, थोड़ा फासले से आता है, थोड़ा ट्रेंड देखता है, बाय सेल इतना नहीं करता, चाहे साइडवेज ही क्यों ना हो वो इतनी बाय सेल नहीं करेगा। तो इस तरह के अगर एक अच्छे ट्रेंडिंग इंडिकेटर को आप उठाते हैं और उसको स्कैल्पिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मिसाल दे रहा हूँ, चलो एग्जांपल दे देता हूँ मैं, एक सुपर ट्रेंड इतने बाय सेल नहीं करता, उसकी सेटिंग अगर थोड़ी फास्ट कर दो तो वो बाय सेल ज्यादा कर देता है, अदरवाइज वो इतने बाय सेल नहीं करता। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कैंडल बाय है तो अगली कैंडल पे सेल आ जाए, बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत हाई वॉलेटिलिटी ऊपर और नीचे हो जाए तो वो उस तरह के सिग्नल दे देता है, अदरवाइज नहीं, लेकिन वो एक ट्रेंड को फॉलो करता है, एक अच्छे सिग्नल देता है। ठीक है, तो उसमें क्या हम डू नथिंग करेंगे? क्या हमारा बनता है डू नथिंग करना, हालांकि मैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी ही क्रिएट कर रहा हूं। अब अगर मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहा हूं और मैंने फास्ट इंडिकेटर यूज करना है तो मैंने डू नथिंग कर लिया, लेकिन अगर मैं एक अच्छा ट्रेंडिंग इंडिकेटर यूज कर रहा हूं तो क्या मुझे डू नथिंग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ओपन न्यू डायरेक्शन करना। क्यों करना चाहिए? शायद आप मेरा मकसद समझ गए होंगे। बेसिकली मैंने ये बात कही थी कि अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो आप फास्ट इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो आप डू नथिंग लगाएं, लेकिन इस बात को कंप्लीटली शायद लोगों ने कैप्चर नहीं किया। उनके दिमाग में यही था कि स्कैल्पिंग करनी है तो डू नथिंग ही लगाना है। मैंने कहा था स्कैल्पिंग में फास्ट इंडिकेटर यूज कर रहे हो, फास्ट इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो वो डू नथिंग लगाना है। मैंने रिसेंटली एक स्ट्रेटजी शेयर की थी जीबीपी यूएसडी की, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी थी, लेकिन उसमें मैंने ट्रेंडिंग इंडिकेटर डाला हुआ और वो बाय सेल नहीं कर रहा था। उसकी 93 4 6 ऐसे कुछ परसेंटेज, 90s में उसकी परसेंटेज थी, विनिंग परसेंटेज। अब वो मैंने ओपन ट्रेड इन न्यू डायरेक्शन पे लगाई हुई थी। मुझसे सवाल शुरू हो गए कि सर आप तो बोल रहे थे स्कैल्पिंग में डू नथिंग लगता है, आपने न्यू डायरेक्शन क्यों लगाया हुआ है? ये गलती से लग गया है या फिर आपने खुद लगाया है? मैंने उनको बताया कि भाई मैंने खुद लगाया है। तो वो मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्यों, आपने तो डू नथिंग बताया है। तो अपने दिमाग से ये जो कंफ्यूजन है उसको दूर करें कि इसमें आपका जो ये डू नथिंग का कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ स्कैल्पिंग में यूज होना है, नहीं, स्कैल्पिंग में आप यूज करें फास्ट इंडिकेटर में। अब मुझे एक बात बताएं, आप एटीआर बेस पे काम कर रहे हैं, क्या आप कोई फास्ट इंडिकेटर यूज करेंगे? मुझे बताएं, एटीआर बेस पे जब आप काम कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कैप्चर करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो क्या आप कोई फास्ट इंडिकेटर को प्रेफर करेंगे? यस या नो? नो। तो जब आप एक क्वालिटी सेटअप चाहते हैं ताकि वो एटीआर उसको एक बड़े प्रॉफिट की तरफ कैप्चर करे, तो उस टाइम पर डू नथिंग हम नहीं लगाएंगे, हम उस पे ओपन न्यू डायरेक्शन ही करें।
क्योंकि हमें डील को तोड़ना है। अगर ट्रेंड घूम जाता है अचानक, तो हमें उसको डील को तोड़ना है, सेल में बैठना है, नई डायरेक्शन में बैठना है, क्योंकि हम डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम पर। हम एटीआर बेस के हिसाब से बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमें डायरेक्शनल ट्रेड चाहिए। हमने ट्रेंडिंग इंडिकेटर लगाया है, और क्वालिटी सेटअप के लिए हम लोगों ने कोई अच्छा इंडिकेटर लगाया है, फिल्टर लगा दिया उसके साथ हम लोगों ने। फिल्टर लगा के हमने फॉल्स सिग्नल भी खत्म कर दिया उसको, और मजीद इसको बेहतर बनाया है। तो उसके बाद अगर वो एक अच्छे सिग्नल दे रहा है, तो क्या मैं उस पर स्कैल्पिंग करूंगा? नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा बड़ा प्रॉफिट लूं। 2 दिन में एक बार सिग्नल आ रहा है अगर, मैं क्या पागल हूँ जो मैं उसको कैप्चर नहीं करूंगा बड़े प्रॉफिट के लिए? मैं उस पर स्कैल्पिंग करूंगा 5-10 पिप के लिए? नहीं। चाहूंगा बड़ा मुझे प्रॉफिट मिले। ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, वो उस काबिल है कि वो एक अच्छे अच्छे ट्रेंड को पकड़ सकता है, तो मैं उसको दूंगा मौका। तो मुझे पता है कि वो जब तक एक सेल का ट्रेंड चल रहा है या बाय का ट्रेंड चल रहा है, वो मुझे जल्दी बाहर नहीं निकालेगा, वो अपोजिट सिग्नल नहीं देगा। हाँ, अगर अपोजिट सिग्नल जल्दी दे रहा है तो फिर वो ट्रेंडिंग इंडिकेटर नहीं है, वो रेंजिंग इंडिकेटर है। अगर वो जल्दी जल्दी आपकी डील को तोड़ रहा है तो वो हाई क्वालिटी सेटअप के हिसाब से इंडिकेटर नहीं है। तो उस बेस पर आप डू नथिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ट्रेंडिंग इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, मुझे एक बिग प्रॉफिट पकड़ना है, एक बड़ा कैप्चर करना है, तो मैं न्यू डायरेक्शन ही करूंगा। लेकिन अगर मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं स्कैल्पिंग के लिहाज से, और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड ले वो, और छोटे छोटे ट्रेड लेके बाहर आ जाए, स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, फास्ट इंडिकेटर है, तो डू नथिंग लगाएं, ताकि आपके आपकी डील बार बार टूटे नहीं, वो परफॉर्म प्रॉपर हो जाए। बस एक लॉजिक होती है उसके पीछे। ठीक है। तो अगर आप एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, लेकिन बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट है, मॉडरेट है, उसको आप स्कैल्पिंग के तौर पे यूज करना चाहते हैं, तो आप उसको ओपन न्यू डायरेक्शन पे इस्तेमाल करेंगे, ना कि डू नथिंग पर। मैंने कल रात को एक स्ट्रेटजी देखी थी, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। मैंने उनको फीडबैक भी दिया था, हमारे के जो स्टूडेंट हैं, और काफ़ी नॉलेज रखते हैं वो ट्रेडिंग के हवाले से। तो मुझे उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी थी। वो भी मेरे साथ लाइन पर भी हैं शायद। हाँ, मिर्जा साहब, आप मौजूद हैं? मिर्जा साहब जी। मैंने कल आपको जो स्ट्रेटजी भेजी थी, जो आपने मुझे भेजी थी, तो मैंने उसमें कुछ चेंजेस करके भेजी थी आपको। उसमें आपने ये चीज़ फील की होगी कि जब आपने उसमें डू नथिंग लगाया हुआ था, तो मैंने उसको चेंज करके न्यू डायरेक्शन किया था, और उससे रिजल्ट बेहतर हो गए थे। डू नथिंग से ज़्यादा बेहतर इसके ऊपर रिजल्ट आ रहे थे। आपने चेक किया था उसको? आपको उसकी वजह समझ में आई जो मैंने ये क्यों किया था? शायद आपके अभी इस लेक्चर में क्लियर हो गई होगी कि मैंने वो क्यों चेंज किया था। असल में मिर्जा साहब ने एक अच्छा सा ट्रेंडिंग इंडिकेटर यूज किया था, जो मुझे काफी पसंद आया। वो काफी अच्छा इंडिकेटर था, पर शायद इनको खुद से थोड़ा सा ना उसका आइडिया नहीं था, या फिर वो स्कैल्पिंग के तौर पे हम लोग नॉर्मली जो बनाते हैं कि हमें पता है कि नो उसकी नो डायरेक्शन रखनी, नो सॉरी, क्या था, डू नथिंग करना है। तो इन्होंने भी डू नथिंग ही किया हुआ था, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बना रहे थे। तो अब उसमें वो ट्रेंडिंग इंडिकेटर था, वो एक अच्छा इंडिकेटर था, तो इसलिए मैंने उसके हिसाब से फिर इसको न्यू डायरेक्शन कर दिया, और रिजल्ट्स पे बहुत फर्क पड़ा था। ड्रॉडाउन भी कम हो गया था, और प्रॉफिट फैक्टर भी बढ़ गया था। तो ये है वो वजह जो आप लोगों को समझनी चाहिए, कि अगर डायरेक्शनल आप अच्छा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं स्कैल्पिंग के तौर पर, तो उसमें आपको डू नथिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप ओपन डायरेक्शन करके देखें, न्यू डायरेक्शन। या फिर आपको आइडिया नहीं है अगर, कि इसके हिसाब से डू नथिंग लगाया जाए या फिर न्यू डायरेक्शन वाला लगाया जाए, क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए, तो उस पर आप बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट मार्केट के रिजल्ट देख लें कि पीछे क्या रिजल्ट है।
इस पे अच्छे आ रहे हैं या इस पे अच्छे आ रहे हैं? इस पे अच्छे आ रहे हैं, आप उस पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई ट्रेंडिंग इंडिकेटर है और आपको इस पे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और डू नथिंग पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैंने बोला है तो इस पे करना तो इस पे ही करना। अगर अच्छे रिजल्ट आपको इस पे आ रहे हैं तो वाई नॉट, कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं। लेकिन बेहतर यही होता है, लॉजिकली यही होता है कि अगर एक अच्छा इंडिकेटर है और वो बाय सेल के इतने ज्यादा सिग्नल नहीं दे रहा है, तरीके के दे रहा है, बेहतर ये है कि आप उसको न्यू डायरेक्शन के ऊपर ही रखो। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोग। अच्छा, ये क्लोजिंग एग्जिस्टिंग ट्रेड, इसका पर्पस एक स्टूडेंट ने पूछा था कि आखिर ये क्यों है, आपने सर ये और दो बताए, इसका क्या मतलब है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है? तो बेसिकली हम इसको तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने किसी ऐसी स्ट्रेटजी है जिस पर हम लोगों ने कोई एग्जिट कंडीशन रखी। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि ये ना ट्रेल करे और ना ही ये इसका कोई पीपीएसएल वगैरह हो, इसकी कंडीशन है। इनिशियल एसएल तो मैं दे दूं, लेकिन अगर ये फला कंडीशन मैट हो जाए ना, यानी कि ईएमए का क्रॉस ओवर हो जाए, या फिर 21 की ईएमए को ऊपर नीचे कर दे, तो या 21 की ईएमए को टच कर दे, 9 की ईएमए को टच कर दे, तो वहां क्लोज हो जाए। यानी कि क्लोजिंग का आप उसको कोई पैरामीटर दे रहे हो कि ये कंडीशन जब मैट हो जाए ना, तो वो एग्जिट ले। एक ट्रेड लगवाने के लिए क्लोजिंग एग्जिस्टिंग ट्रेड इन सिंपल, नहीं नहीं, ये आप इसका बता रहे हो, वो तो मैंने लॉजिक बताई थी ना आप लोगों को, आप वो लॉजिक मुझे बता रहे हो, मैं इस्तेमाल किस तरह करता हूं मैंने वो बता रहा हूँ। लॉजिक तो तकरीबन मुझे पता है, हर एक बंदे को क्लियर है। क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड ट्रेड का मतलब होता है कि बाय में बैठा मैं है, तो सेल ना ले, बस बाय बंद कर दे। इसका काम सिर्फ इतना है। लेकिन क्यों, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उस पर स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड इस्तेमाल कब करना है, मैं वो बता रहा हूँ। मैं एक सिनेरियो आप लोगों को बता रहा था कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपने कोई कंडीशन डाली हुई है कि अगर ये कंडीशन मैट हो जाए तो आपने ट्रेड को क्लोज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, कि RSI 30 की तरफ जाए तो ट्रेड क्लोज हो जाए, EMA 7 से प्राइस नीचे या ऊपर जाए तो डील क्लोज हो जाए। ठीक है, ज्यादा तो लोग EMA के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई कोई भी कंडीशन के इसका क्रॉस ओवर हो तो डील क्लोज हो जाए। तो कोई कंडीशन हो बेसिकली, कि मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन जब मैट हो जाए ना, तो बस ट्रेड क्लोज हो जाए। बाय में बैठा हूँ तो बाय क्लोज हो जाए बस, लेकिन सेल ना ले, बाय क्लोज हो जाए। तो इस तरह की जो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है, वो बोर्ड में थोड़ी अलग तरीके से चलती है। उसके लिए क्या करना होता है, वो मैं एक, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ उसका वैसे एक डिटेल सेशन भी रख लूंगा, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। अगर एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि एक सर्टेन कंडीशन पे मैं एग्जिट लेना चाहता हूँ, तो वो भी इसके अंदर प्ले हो सकती है। कि अगर उसमें फिर आपको ना दो अलग अलग सिग्नल सोर्स बनाने होंगे, एक ही स्ट्रेटजी की दो सिग्नल सोर्स बनाने होंगे, एक बाय और एक सेल। और जो बाय का सिग्नल सोर्स बनाएंगे उसमें आपने बाय का एग्जिट कंडीशन डालनी होगी, जो कि सेल में डलेगी। क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, बाय या सेल। तो बाय की कंडीशन में बाय की कंडीशन डलेगी, सेल की कंडीशन में सेल की कंडीशन डलेगी, साथ साथ डलेगी कि बाय को एग्जिट कब करवाना है, सेल की कंडीशन भी डलेगी। क्योंकि हम सेल भी तो लेंगे ना, लेकिन वो उस स्ट्रेटेजी में नहीं ले रहे हैं बाय वाले सिग्नल सोर्स पे हम, लेकिन सेल लेना है हमने। तो सेल पे भी बंद करवाना है, जब सेल का सिग्नल आ जाए तो वो बंद कर दे, या फिर ये कंडीशन मैट हो जाए क्लोजिंग कंडीशन तो बंद कर दे। तो बाय की कंडीशन में हम लोग सिग्नल सोर्स में बाय की कंडीशन में बाय डालेंगे, और सेल की कंडीशन में सेल की कंडीशन प्लस हम उसकी बाय की क्लोजिंग कंडीशन डालेंगे। और इसी तरीके से सेल में हम सेल की जो ओरिजिनल कंडीशन है वो डालेंगे, और बाय में बाय की कंडीशन डालेंगे कि बाय पे बंद करवाना है।
सेल को, और सेल की एग्जिट कंडीशन डालें। तो बाय और सेल दो हमारे पास सिग्नल सोर्स आ चुके हैं। अब हमें बारी बारी उसको बोर्ड पे सेट करके अलर्ट सेट करना होगा, तब जाके वो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी जो हम लोग एक स्पेसिफिक एग्जिट के साथ लेना चाहते हैं वो हो जाएगी। उसमें आपने किसी भी किस्म की ट्रेलिंग वगैरह ऑन नहीं करनी। सिंपल आपने इनिशियल एसएल रखना है और एक सर्टेन टीपी जो भी आपको समझ में आता है वो दे देना है। एग्जिट उसने फिर वो उसके हिसाब से ले लो। उसके हिसाब से फिर आपने यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट के अलग अलग बनाने होंगे। अगर बाय का सिग्नल है तो आपने यहाँ पे बाय के सिग्नल सोर्स के साथ लॉन्ग करना होगा, शॉर्ट सेल के सिग्नल सोर्स के साथ शॉर्ट करना होगा। और यहाँ पर आपने क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड करना होगा, क्योंकि आपने लॉन्ग लेना है तो लॉन्ग को आपने सेल पे बंद भी तो करवाना है, लेकिन सेल खोलना नहीं है, क्योंकि सेल के लिए तो आपने दूसरा सिग्नल सोर्स है वो यूज कर रहे हैं। तो वो जैसे ही सेल का सिग्नल आएगा तो वो बाय बंद कर देगा, सेल नहीं लेगा। और अगर बाय की एग्जिट कंडीशन आ जाती है तो वो भी हमने सेल में ही डालेंगे। तो जैसे ही वो सेल वाली कंडीशन आएगी, यानी कि अपोजिट सिग्नल की, जैसे ही अपोजिट सिग्नल की लॉजिक बनेगी, वो उसी वक्त बाय की ट्रेड बंद कर देगा और सेल नहीं लेगा। तब ये यूज होगा क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इंशाल्लाह फिर मैं इस पे एक प्रॉपर सेशन रख के इसको समझा दूँ। ये है थोड़ी एडवांस सेटअप। ठीक है, मैंने अभी तक आप लोगों को ना एडवांस चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया नहीं है, तो ये उनमें से एक है। सर मेरा लिंक ओपन कर लें आप, ये थोड़ा सबर कर लें। बाय पोजीशन कब लगानी है, बाय एंट्री कब लगानी है, ये तकरीबन सबको क्लियर है। बाय पोजीशन एटीआर में, बाय एंट्री जब आप डिस्टेंस शेयरिंग करते हो, ये इसमें मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। तो ये मैं इसको मजीद गहराई में नहीं जा रहा। टीपी एस एल क्लियर है सबको। यहाँ पे ब्रेक इवन, मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रेक इवन क्यों इस्तेमाल नहीं करते। प्लीज मेक दोस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी विद बाय एंड बाय एग्जिट सिग्नल। ओके, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मैं बना दूंगा, ये संभाल नहीं पाएंगे। अगर आपको कोई स्पेशली बनवानी है, कोई इस तरह की स्ट्रेटजी है, तो मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। नए जो बिगनर्स है ना वो थोड़े परेशान हो जाते, एक लेक्चर प्रॉपर होने हो जाए तो इंशाल्लाह फिर मैं दे दूंगा। अच्छा, अब ये है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन अक्सर लोग कहते हैं कि इस्तेमाल करना तो अच्छी बात है, हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, पर आपकी किसी स्ट्रेटजी में मैंने ब्रेक इवन नहीं लगा हुआ देखा, और आप मना भी कर रहे होते हैं, तो क्यों मना कर। देखें, ब्रेक इवन जो है ना अच्छी भली स्ट्रेटजी को प्ले होने से रोकता है। ये एक रुकावट है। मैंने जब कभी किसी भी जगह पे ब्रेक इवन लगाया है किसी भी स्ट्रेटजी में, मुझे उसके रिजल्ट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ते हुए देखा है। बहुत कम ऐसी स्ट्रेटजी होंगी जिस पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। सर वेरी गुड। अच्छा, अगर उन पे कुछ काम है आपको, फाइन स्क्रिप्ट में आपने कन्वर्ट कर लिया है और सही वर्किंग कर रही है, तो अगर उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहें तो आप मुझे कर सकते हैं। तो उस पर कोई स्ट्रेटजी वगैरह की हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगा आपको, क्योंकि मुझे कल आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी लगी, मुझे पसंद आई थी। तो ऐसे लोगों की ना मैं ताक में रहता हूँ जो मुझे नई नई चीज़ें, इंडिकेटर्स वगैरह से इंट्रोड्यूस करवाएं। क्योंकि दिमाग तो चला सकते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं होता अक्सर कि हम कोई नई चीज़ों के ऊपर जाएं। तो अगर कोई नए इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो, लास्ट नाइट आई सेंड एरर मैसेज, मैंने आपसे कहा था कि मुझे वो सिग्नल सोर्स जो भी आप बना रहे हैं ना, तो आप मुझे वो नोट पैड में दे दें। नोट पैड में पूरा कॉपी करें, वो नोट पैड की फाइल मुझे दे दें, तो उसमें जो भी एरर वगैरह आ रहे हैं मैं उसको सेट वेट करके आपको इंशाल्लाह पूरा सिग्नल सोर्स बना के दे दूँगा। ठीक है, आप मुझे वो दे दीजिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ब्रेक इवन मैं इसलिए नॉर्मली यूज़ नहीं करता,
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये अच्छी भली स्ट्रेटजी का इम्पैक्ट डाल देता है नेगेटिव। ठीक है सर। 3 इंडिकेटर्स, ठीक है, मुझे आज रात को भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा। ओके। इनेबल ट्रेलिंग, डिसेबल टेक प्रॉफिट, ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीके से सबको क्लियर है। मैंने इसमें अभी तक कोई मसले नहीं देखे। जिस दिन से मैंने छठा सेशन लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। दिल खुश होता है मेरा कि ये वो सेटअप है जो इतना आसान नहीं है। बस अल्लाह के करम से मैंने कुछ इस तरह पढ़ा दिया आप लोगों को कि आप लोग अब इसके ऊपर मुझे बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बना के दे रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है। वरना एक टाइम था कि मैं खुद भी इस पे अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना पाता था, मुझे बहुत टाइम लगा था। पर आप लोगों को एक सेशन में ही मतलब माशाल्लाह से ऐसा समझ में आया है कि आपने अगले सेशन सेशन खत्म होने के बाद ही आप लोगों ने मुझे बनाने भेजना शुरू कर देते स्ट्रेटजी बना बना कर। तो अच्छी बात है, इसके ऊपर आप मेहनत करें, लॉजिक्स निकालें, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे आप लोग अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसमें एक और नई चीज़ है छोटी सी, जो मैं आप लोगों को और इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो भी टीपी रखना है उसका 4 गुना ज़्यादा एसएल रखना है। ये ज़रा बात गौर से सुनिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आप लोगों को बता दिया है कि इधर जो टीपी रखना है उसका मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पे एसएल रखना है। आप अपने कोई एसएल को भी ना, यानी कि कान को ज़रा दूसरी तरफ से पकड़ के भी चल सकते हैं कि अगर कोई डिफाइंड एसएल है जो आप चाहते हैं कि यार मेरा 50 टीपी का एसएल है, तो 50 का एसएल रखना चाह रहा हूँ मैं, कि 60 का एसएल रखना चाह रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। तो 60 के एसएल के हिसाब से फिर आप जो उसका ट्रिगर है वो आप 25 to 30% के दरमियान में रख सकते हैं। चाहे तो उसको टीपी के अंदर रख के परसेंटेज देख लें, वही तरीका जो मैंने बताया था। लेकिन अगर आप डायरेक्टली भी अगर बनाना चाहते हैं, वैसे जो बेहतर तरीका है वो वही वाला है जो मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन उसमें मैंने बताया कि अगर जो टीपी आप रख रहे हो उसका 4 गुना ज्यादा असल रखो, तो उसको आप 3 गुना ज्यादा भी कर सकते हो, इसको आप 2 गुना ज्यादा भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि उसमें परसेंटेज क्या आ रही है, या कुछ अच्छी परसेंटेज आ रही है, तो आप उसके हिसाब से भी चल सकते हो। फिर उसको उठा के आप यहाँ ट्रिगर वार्म में डाल दो, ये भी कर सकते हो। इसमें अगर आप लोगों ने कोई बहुत ही रिलायबल स्ट्रेटजी बनानी है और आप लोगों का प्रीमियम है, तो आप लोगों को पता है कि बार मैग्नीफायर पे ज़्यादा वो डीप बैक टेस्टिंग नहीं चलती है। तो जब आप इसका टीपीएसएल सेट कर रहे हो और परसेंटेज देख रहे हो विदाउट ट्रेलिंग, तो आप इसमें डायरेक्टली डीप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में या पिछले 2 साल में इसके कितने टीपी हिट हुए और किसके कितने एसएल हिट हुए। अगर पिछले 2 सालों में भी इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, 1:4 की बात कर रहा हूँ, 1:4 में अगर एक अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, परसेंटेज अच्छी आ रही है, तो इट मीन्स कि ये फिर कहीं जाने वाली नहीं है। फिर इसको ट्रिगर में डालो और चलाओ, खुल के चलाओ। मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि बार मैग्नीफायर को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं डीप बैक टेस्टिंग में। इरफान, मैं आपका नाम लेके आपको बता रहा हूँ कि इरफान ने मुझसे पूछा था कि डीप बैक टेस्टिंग नहीं हो रही। इसके अलावा कुछ और स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मुझसे ये पूछते हैं कि डीप बैक टेस्टिंग हम इस पे नहीं कर सकते, बार मैग्नीफायर की वजह से बार मैग्नीफायर काम नहीं करता, रिजल्ट्स कुछ और ही दिखाता है, वो समझ नहीं आ रहे होते। तो अगर आपने उस स्ट्रेटजी को डीपली बैक टेस्ट करना है, तो आप इसको विदाउट ट्रेलिंग, उसमें आपको बार मैग्नीफायर की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जुगाड़ दे रहा हूँ, जिनके पास प्रीमियम नहीं है वो इस तरीके से भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि वो, लेकिन उनको तब भी डीप बैक टेस्ट चाहिए होगा, वो भी प्रीमियम में ही मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रेटजी को बना सकते हैं बार रिप्ले करके। बार रिप्ले करके जो बिल्कुल आखिरी डेट है ना, अगर वहां पे खड़े हो जाते हैं और उसको बार रिप्ले करते हैं, तो वो आपको पिछले, अगर 1 महीने का डेटा आ रहा है तो आप 1 महीने बिल्कुल पीछे जाके बार रिप्ले कर दो, तो आपको और पीछे का 1 महीने का दिखा देगा। तो बार रिप्ले इस तरीके से 3 से 4 मरतबा चल जाएगा, तो आपको एक
सादे एसेंशियल के ऊपर भी अगर 1 महीना दे रहा है तो वो बार रिप्ले के जरिए आप 4 महीने की बैक टेस्टिंग कर सकते हो। ये एक जुगाड़ू तरीका है। ठीक है। मैं अक्सर इस तरीके से कर लिया करता था जब मेरे पास प्रीमियम नहीं था। तो ये एक जुगाड़ू तरीका है, आप लोग भी कर सकते हो जिनके पास एसेंशियल है, प्रीमियम नहीं है। उसमें आप लोगों ने सिंपल करना ही है, और जिनके पास प्रीमियम है वो तो डीप बैक टेस्टिंग करें, ट्रेलिंग हटाकर डायरेक्ट टीपी और एसएल लगाएं, और उसको डीप बैक टेस्ट करके देखें कि ये पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 5 सालों में इसके कितने टीपे हिट हो रहे हैं, इससे कितने एसएल हिट हो रहे हैं। तो जब आप लोग देख देंगे कि इसके टीपी और एसएल इतने हिट हो रहे हैं, तो वो जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल एक्चुअल आ रहा होगा, उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आप किसी किस्म की ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं जो इस प्रीवियस चार्ट को तंग करे। वो बिल्कुल एक्चुअल आपको जो है ना रिजल्ट दिखाएगा कि कितने टीपी हिट हुए हैं, कितने एसएल हिट हुए हैं, क्योंकि उसके बीच में आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना ट्रेलिंग कर रहे हो, ना ब्रेक इवन लगा रहे हो, ना कोई इंट्राबार का कोई काम है। तो बार मैग्नीफायर का तो काम ही खत्म हो जाता है वहां पर। तो वहां पे आपने डीप बैक टेस्टिंग करनी है पिछले 2 साल 3 साल की। और जब आप देख रहे हैं कि परसेंटेज एक अच्छी आ रही है, उसमें अगर आपको 75% भी मिलता है ना भाई, या 70% भी मिलता है, तो मैं कहूंगा कि वो स्ट्रेटजी रिलायबल। लेकिन 75 से अबव अगर मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। पिछले 2 3 सालों की बोल रहा हूँ मैं, पिछले 1 साल की नहीं बोल रहा। 1 साल में तो 80% तक वो तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो उधर एक मजबूती आ जाएगी आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर कि यार इसने पिछले 2 सालों में, 3 सालों में मेरे इतने टीपी हिट किए हैं, इतने एसएल हिट किए हैं, मतलब ये स्ट्रेटेजी कहीं नहीं जाने वाली, ड्रॉ डाउन देगी भी ना, उठा देगी ये, कोई मसला नहीं है। तो फिर आप बेफिक्र होकर इसका जो है वो ट्रेलिंग के जहाँ ट्रिगर करवाना है उसमें वो टीपी डालो, और उसके बाद टीपी का जो है 1 0 बढ़ा दो या 500 रख दो, वट कुछ भी कर दो। उसके बाद फिर आप उस स्ट्रेटेजी का मजा देखना। तो ये वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसमें मेहनत लगती है बहुत ज्यादा और टाइम टेकिंग है। तो अगर आप एक टाइम टेकिंग करके एक अच्छी स्ट्रेटेजी निकालना चाहते हैं तो इस चीज पे टाइम जरूर देना कि इसको डीप बैक टेस्ट करके टीपीएसएल को निकालो और देखो कि किस पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ डालो। लेकिन अगर एक मॉडरेट आपने बनानी है स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पर अगर आपने 50 का एसएल डाल दिया है और यहाँ पर आपने 12.5 का, 13 का यहाँ पे ट्रिगर करवा दिया है, तो इस तरह की भी ट्रेलिंग आप बना सकते हो। उस पर भी अगर आपकी एक स्ट्रेटेजी तकरीबन 70% 75% आ रही है, कुछ ना कुछ रिलायबल हो जाती है, वो भी चला सकते हो। पर वो बहुत मजबूत नहीं होगी, लेकिन थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको मिल रही है, चला लोगे, मसला नहीं है। मैंने कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई नहीं है, और जितनी भी यूएसडी के ऊपर बनाई है वो अच्छी चल रही है, लेकिन वो मॉडरेट है, ना वो स्कैल्पिंग है और ना ही वो एटीआर पे तरह की लॉन्ग टर्म है। वो एक दरमियानी स्ट्रेटजी है और सुकून से चल रही है। उसका 50 पिप का एसएल है, आप लोग शायद यूज भी कर रहे हैं। तो इसके अंदर काफी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन इस पर एक अच्छी तगड़ी स्ट्रेटजी भी बन जाती है स्कैल्पिंग के लिहाज से, और हर बंदे को स्कैल्पिंग पसंद भी है। और मेरे सबसे ज्यादा व्यूज भी छठे सेशन के आए हैं। तो आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है। एटीआर के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको ही क्लियर है। लेकिन एटीआर में मुझे एक चीज थी कि कुछ पूछ रहे थे कि काम कैसे करती है, तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जब प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे ये प्लॉट हो जाएगी, लेकिन इसको स्टाइल में जाके ना, इसका जो ये टेक प्रॉफिट बैंड है, अपर और लोअर, ये दोनों बंद कर दो बस। अब आपको मैं बताता हूँ ये काम कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने, आपकी स्ट्रेटेजी ने यहाँ बाय ले लिया इस जगह पर। अब एटीआर बैंड काम कैसे करता है, टेक प्रॉफिट मैं अभी आगे की तरफ कर रहा हूँ। फॉर एटीआर स्ट्रेटजी फॉर 5 मिनट, हाउ मच टीपी एसएल सेट। रियर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना एक्सपीरियंस से आती है, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आप किसी का बना रहे हैं गोल्ड के ऊपर 5 मिनट में बना रहे हैं ना, तो आप जो है वो मिनिमम 50 पे और मैक्सिमम आप 70 पे रख सकते हैं। 50 से 70 पे 5 मिनट के लिए। 15 मिनट में आप जा रहे हैं
तो आप कम से कम भी ना 70 से 100 के दरमियान रखिएगा 15 मिनट पर। फिर उस हिसाब से फिर ये आगे बढ़ेगा, अगर टाइम फ्रेम बढ़ेगा तो फिर एसएल भी उस लिहाज से बढ़ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और समझाता हूँ कि काम कैसे करता है। आप देख रहे हैं कि इसके नीचे एक बैंड चल रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है। ये ट्रिगर नहीं होता है, जिस तरीके से वहां पे ट्रिगर करवाना पड़ता है, ट्रेलिंग को ऑन करवाना पड़ता है कि 30 पे पहुंचेगी तो ट्रेलिंग ऑन होगी वरना नहीं होगी। ये एटीआर है, इसमें आपको कोई ट्रिगर नहीं करवाना। इसमें ये जो नीचे जिस कैंडल पे आपकी ट्रेड खुली है उसी कैंडल के नीचे ये जो लाइन है ये हमारा एसएल है। एक्चुअल में ये एसएल चल रहा होता है। टीपी फिर इसका मल्टीप्लायर होता है, जो भी आप रखोगे, ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना रेशो रेशो 2.8, तो जो भी होगा वो इसका टीपी हो जाएगा। अब मैंने 1.6 रखा हुआ है तो फिर ये मेरा टीपी होगा, यानी कि इस एसएल के हिसाब से मल्टीप्लायर लगा दे। ठीक है, तो अब मैं अपना टीपी हिट नहीं करवाना, मैंने तो ट्रेलिंग करनी है। ठीक है, टीपी हालांकि यहाँ हिट हो गया, लेकिन ये काम कैसे करेगा। अब ये यहाँ पर है, अब नेक्स्ट कैंडल जैसे आएगी, अगर ये प्राइस एसएल को ऊपर बढ़ा देती है तो उसको एक नया एसएल मिल गया है। तो अब ये एसएल मॉडिफाई करवा रही है, यहाँ लेकर आ गई। अब उसके बाद ये नीचे भी आई है तो ये नीचे नहीं आएगा, एसएल यहाँ मॉडिफाई हो गया ऊपर की तरफ, वो हो गया, नीचे नहीं आएगा। अब इसको और इससे और मजीद ऊपर एसएल मिल गया तो ये यहाँ पे चला गया। अब उसके बाद नीचे मिले हैं, ये मिले हैं, ये मिले, यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं जाएगी, ये भी नीचे है। अब ये ऊपर मिल गया तो अब एसएल जो है यहाँ पे आ जाएगा इस कैंडल पर मॉडिफिकेशन की अलर्ट अलर्ट जाएगा, और ये इसके क्लोजिंग के ऊपर, और ये एसएल यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद इस कैंडल पर यहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर इस तरह बढ़ते 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 ये ऊपर जाता जाता है, ट्रेलिंग करता रहेगा इस तरह। ये ऐसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसको लगा के चेक भी कीजिएगा, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बाकी एटीआर में मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ समझाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैजिक मार्टिंगल के ऊपर एक मेरी क्लास होगी, काफ़ी टाइम हो गया इसको समझाए हुए। कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं, मेरी कोशिश है शायद सर ताहिर ही इसको लें, और वो अपनी मसरूफियत की वजह से इसके ऊपर सेशन नहीं दे पा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो देंगे। बाकी ऑटोमेशन के अंदर अगर आपने काम करना है तो इसमें ये जो चेक है इसको आपने अनचेक रखना है। लेकिन जो ऑटोमेशन नहीं कर रहे हैं अभी, जो अभी डेमो वर्जन चला रहे हैं और अभी सिर्फ अलर्ट्स को टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इसको लाजमी ऑन करें। ठीक है, लॉट साइज डेमो पे भी लगा सकते हैं आप, और इस पे भी लगा सकते हैं, रियल में तो लगा ही रहे हैं आप। डेमो वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, डेमो अकाउंट की बात नहीं कर रहा, एक्सएनएस के मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारे जो यूनिवर्सल बॉट है उसका डेमो वर्जन और फुल वर्जन, तो ये दोनों पे लग सकती है। ठीक है, ये भी दोनों पे लग सकती है। डेमो वर्जन पे भी इसको चेक कर सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ अलर्ट्स आएंगे उसमें, ऑटोमेशन नहीं होगी। और आप हमारे फुल वर्जन के जरिए ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन भी हमारे डेमो वर्जन पे और फुल वर्जन पे चल सकते हैं। इसमें सिर्फ ये मैसेज का बताएगा कि एंट्री का मैसेज था, ये एसएल का मैसेज था, यहाँ जो मैसेज टाइप करेंगे वो आ जाएगा। अच्छा, ये कुछ लोग ऑन करके रखते हैं, ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, इसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो ये ज़रा, ये चीज़ है जो आपको दिख भी रही होगी, कुछ लोगों को आइडिया नहीं है कि ये है क्या। यहाँ पर आखिर में तो वो एंड में आता है, ये आ रहा होता है ये चीज़। कुछ लोगों को उसको हटाना नहीं आ रहा है, या फिर उसको उनका ध्यान भी नहीं जा रहा होता, तो ये सबसे आखिर में एक ऑप्शन है, शो डीबग। इसको आप क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। बाकी कमीशन, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, ये सबसे सबको पता है। बस एक आखिरी चीज़ है, और वो है रिकैलकुलेशन में ऑन एवरी टिक, और फिल ऑर्डर में यूजिंग बार मैग्नीफायर, और तीसरी चीज़ यहाँ पे यूजिंग स्टैंडर्ड OSCL। इन तीन को मैं जल्दी जल्दी डिफाइन कर देता हूँ। ऑन एवरी टिक अगर हमने डिस्टेंस ट्रेलिंग करनी है
तो इसको ऑन करना होगा, और साथ में बार मैग्नीफायर यूज करना है अगर हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो। इसमें कुछ सवाल हैं, जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ऑन एवरी टिक आपने एटीआर में यूज नहीं करना है। बार मैग्नीफायर यूज करें ना करें, एटीआर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके रिजल्ट्स के ऊपर। ये सिर्फ आपको जरूरी है कि आप अगर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उसको आपने अभी क्रिएट कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, उसके रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं, तो आप इसको ऑन करके स्ट्रेटजीज बनाएंगे, ताकि वो आपको एक्यूरेट सिग्नल बताए, एक्यूरेट रिजल्ट बताए, और उसके हिसाब से फिर आप उसको स्ट्रेटजी अच्छी बना सको। लेकिन जब ऑटोमेशन करनी है, तो ऑटोमेशन में इसको लगाएं या ना लगाएं, आपके ऑटोमेशन पे इससे कोई ताल्लुक नहीं पड़ेगा। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे, बल्कि वो बोल रहे थे कि सर इसमें बार मैग्नीफायर नहीं लगा हुआ, तो क्या मैं ऑटोमेशन पे लगा दूं, कोई मसला तो नहीं होगा? तो मसला नहीं होना, क्योंकि बार मैग्नीफायर यूज होता है बैक टेस्टिंग की कैंडल्स के ऊपर, यानी कि जो प्रीवियस प्रिंटेड कैंडल होती हैं उसके लिए ये बार मैग्नीफायर है। इसका फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ऑटोमेशन इसको हटा कर ही करें तो रिकमेंडेड है। लेकिन जब आप स्ट्रेटजी बना रहे हो स्कैल्पिंग, तो उसको लगा के बनाएं, ताकि आप रिजल्ट्स को एक्यूरेट चेक कर सकें। रिजल्ट्स को देखना है, प्रीवियस रिजल्ट्स को देखना है, इसको लगाएं। ऑटोमेशन में इसको नहीं लगाएं, लेकिन ऑटोमेशन में इसको लगाना जरूरी है, ऑन एवरी टिक को। इसका बैक टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसका फ्यूचर टेस्टिंग से है, क्योंकि ये रिकैलकुलेट करता है। जब करंट कैंडल में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें आपको एग्जिट चाहिए, आपका एसएल हिट हो रहा है, तो ये ऑन एवरेटिक लगा होगा तो वो एसएल हिट की क्लोजिंग कमांड भेजेगा, अदरवाइज वो नहीं भेजेगा, वो बाहर क्लोज का वेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑन एवरेटिक बहुत ज़रूरी है अगर आप डिस्टेंस ट्रेलिंग पे काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर एटीआर पे काम कर रहे हैं तो इसका हटा होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। क्यों? क्योंकि अगर एटीआर में अगर आपने इसको लगा रहने दिया, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपको, आपके मसले होंगे, आपके स्ट्रेटजी सही से परफॉर्म नहीं करेगी अगर एटीआर में आपने इसको लगा छोड़ दिया तो। लेकिन एटीआर में आपने इसको नहीं लगाना, बंद रखना है। अगर आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी चला रहे हैं जो डिस्टेंस ट्रेलिंग वाली है, पॉइंट बेस, अगर वो आप चला रहे हो तो उसमें इसको लगा होना बहुत जरूरी है। ये नहीं लगा होगा तो आपकी स्ट्रेटजी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये दोनों सिनेरियोज याद रखिएगा हमेशा, कि जब आप ऑटोमेशन कर रहे हैं तो ये ऑन एवरी टिक लाजिम है कि देखना है कि स्ट्रेटजी कौन सी यूज कर रहे हैं। एटीआर है तो बंद रखना है, डिस्टेंस ट्रेलिंग है तो ऑन करके रखना है। ये गलतियां हो रही हैं, मेरी स्ट्रेटजीज जो उठा रहे हैं उनमें तो ये लगा लगाया मिल रहा है, इसलिए किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है इसकी तरफ। जो अपनी जाती स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, खुद क्रिएट कर रहे हैं, वो ये मिस्टेक कर रहे हैं, उनको नहीं पता। वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उनके लिए आगे चल के। अभी तो उन्होंने डेमो पे टेस्टिंग की है तो थोड़ी बचत हुई भी उनकी, तो रियल पे कर लेंगे तो फिर वो परेशान हो जाएंगे कि रिजल्ट्स मैच नहीं हो रहे हैं, यहाँ कुछ और दिखा रहा है, वहाँ कुछ और हो रहा है, मेरी डील जल्दी बंद क्यों हो गई, इसने तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, इसने तो मुझे मेरा एसेट हिट करके मुझे बाहर निकाला हुआ है, तो ये क्या हो रहा है? तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, तो स्ट्रेटजी सही से प्ले नहीं होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एटीआर में इसको बंद रखना है और डिस्टेंस ट्रेलिंग में इसको ऑन करके रखना है। आगे चलते हैं। ऑन बार क्लोज, इसे लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने वैसे अगर आप बॉर्ड के अलावा कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं, हमारे बॉर्ड के अलावा कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं या यूज करते हैं, उसमें बार क्लोज की जरूरत रहती है। बट हमने अपने बॉर्ड के अंदर स्क्रिप्टिंग ऐसी की हुई है कि हमें ऑन बार क्लोज की जरूरत नहीं होती। तो जो लोग स्ट्रेटजीज ऑटोमेशन हम इस बोर्ड से पहले भी करते आ रहे हैं, तो उनको पता होगा कि ऑन बार क्लोज क्या है, तो वो इसको लाजमी चेक लगाएंगे। तो आपने चेक नहीं लगाना है इसको, क्योंकि हमने पीछे से इसकी ऑन बार क्लोज की ही सेटिंग की हुई है।
तो ज़रूरत नहीं है लगाने की, ठीक है। अच्छा, यूजिंग स्टैंडर्ड OSCL, ये कैंडल पे अगर आप काम कर रहे हैं, ये चेक लगा हुआ है, इसका कोई असर नहीं होगा। इसको लगाएं, हटाएं, कैंडल पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ना बैक टेस्टिंग पर, ना ऑटोमेशन पर। लेकिन अगर आप कैंडल से हिलते हैं, हैकेनाशी पे जाते हैं, तो वहां पर इसका चेक लगा होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपको सुनहरे ख्वाब दिखाएगी और आप वहां पे परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार इसने तो मुझे अमीर बना लिया, ये 1 साल चलेगी तो मैं तो बिल गेट से भी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा, तो मैं तो इतने घर ले लूंगा, इतने गाड़ी ले लूंगा, इतने बंगले ले लूंगा, पूरे ख्वाब से जाके बैठ जाएंगे आप। वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। तो हकीकत पे आना है तो आपने हैकेनाशी पे ये ज़रूर यूज़ करना है। मैं इसीलिए इसको लगा के ही मैंने बोला है इसको लगा ही रहने दो, क्योंकि कैंडल के ऊपर तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, ना बैक टेस्टिंग पे ना ऑटोमेशन पे। लेकिन अगर वो जरा से चार्ट से हिलते हैं, हैकेनाशी की तरफ जाते हैं, तो वहां पर भी कोई अपने कोई सब्ज बाग वो दिखाने ना लग जाए उनको, और वो भटक ना जाए। तो इसलिए मैंने ये यूज करने के लिए रखा हुआ है कि आपने इसको रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना ये रिवीजन कंप्लीट करता हूँ। ये बहुत सारे इस तरह के सवाल थे जिसकी वजह से मुझे एक ये रिवीजन क्लास लेनी पड़ी। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ से बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत से ऐसे वो पॉइंट्स क्लियर करवाए हैं जो लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, लोगों के सवाल थे मेरे जहन में। तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्लियर करूँ। सर उस पर इंशाल्लाह जल्द ही मैं सेशन करूँगा। अभी थोड़ा सा मैं इन सब के ना एक माइंड बना रहा हूँ, अभी इसी के ऊपर ज़रा ये थोड़े से भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं डायरेक्ट उसके ऊपर लेके चले जाऊँगा ना, परेशान हो जाएंगे ज़्यादा ही। थोड़े से इसकी एक्सपर्टीज मिल जाए इन सबको, मैं सबको साथ लेके चलना चाह रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं इसको इसके ऊपर भी आऊँगा। तो अब मैं चलता हूँ आप लोगों के सवाल जवाब की तरफ। मुझे जो चार्ट बताया हुआ है नदीम, यूटी बोर्ड, ये यूटी बोर्ड सुपर ट्रेंड, ये मुझे वही लग रहे हैं जो आई थिंक नदीम बार मैग्नीफायर ऑन कर दें। अच्छा, कॉपी तो कर देंगे। ओके, इसको यहाँ से पहले ना बंद कर लिया मैंने, ये दो चीज, आर्ग्यूमेंट्स और वैल्यू, ये इतनी लंबी लंबी डिटेल आ रही होती है इसके अंदर, उसकी जरूरत नहीं होती। तो बार मैग्नीफायर ऑन कर लूँ, ये मैं बंद कर रहा हूँ। ट्रेडिंग टाइम हमने 3 बजे से लेके, पैरामाइडिंग अपने पास रखी हुई है। तो 44, ये क्या कैलकुलेशन किया आपने? मैं अगर कैलकुलेटर खोलता हूँ, देखते हैं उसके ऊपर क्या आ रहा है। तो है क्या, 44,000 डिवाइड बाय 4, 11,000, ने 1100 लिखा। ये आपने किस फ्रांस की कैलकुलेशन पे किया डियर? एसएल आपने बहुत बड़ा लिया हुआ है। ये आपने, ये बनता है 110, और ये बनता है
440, 440 पिप, 440 पिप का ऐसे ले रहे हैं आप, और 11 पिप का आप इसमें ट्रेलिंग ले रहे हैं, और उसके बावजूद 78 आ रहा है। इसको तो 90s में चले जाना चाहिए था। रूनेस में रखा हुआ है आपने। उसको बाय पोजीशन क्यों किया हुआ है जब आपने ये यूज कर रहे हो तो? सर, आप अपनी सेटिंग करके देख लें। मुझे जो समझ आया मैंने बना लिया। तो अब दिखा रहा है 97 में, वही कह रहा था कि 90s में चले जाना चाहिए था इसको। या आपने बाय पोजीशन क्यों सेलेक्ट किया उधर यार? देखिए, ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप अंडरस्टैंड करें। ये वो गलती है जो मैं नहीं समझता कि जो मेरे सेशन प्रॉपर ले रहा है ना, तो वो ये गलती करेगा। ये पूरा रिवीजन मैंने इन्हीं वजूहात की वजह से किया है। आपके सामने अभी एक एग्जांपल भी आ गई कि सेशन में कौन, एक मिनट एक मिनट। ओके। तो डियर नदीम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे सेशंस को ना प्रॉपर देखें। सर, एक लॉस है, उसे निकालने के लिए किया। एक लॉस है, उसे निकालने के लिए किया, समझा नहीं मैं आपकी बात? बड़ा लॉस आ रहा था एक। नहीं, स्ट्रेटजी बनाते हुए आ रहा था या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस का लॉस है आपका? स्ट्रेटजी बनाने में वो लॉस आ रहा है, या कोई आपका एक प्रीवियस कोई बड़ा लॉस है? बैक टेस्टिंग में लॉस आ रहा था? तो बैक टेस्टिंग में लॉस आ रहा था। देखो, मेरी बात याद रखो। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको आपने नहीं छेड़ना। अगर आप एक चीज बना रहे हैं तो आपको उन लॉजिक्स पे काम करना है जो मैंने लॉजिक्स बताई हैं। लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर है जिसमें आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें आप ऊपर नीचे कर लें, मसला नहीं है। लेकिन लॉजिक से ना हटें। मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जब आप कर रहे हैं ये वाली ट्रेलिंग, तो फिर आपको बाय एंट्री पर ही जाना है। आपके सामने फर्क दिखा रहा हूं मैं, अभी 97% आ रहा है। बाय पोजीशन कर देंगे तो फिर ये 70s में आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? इसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि बाय पोजीशन में आपने पैरामाइडिंग जो की हुई है 5 की, तो वो जो पैरामाइडिंग हो रही है, अगर आप बाय एंट्री अप्रोच जाते हैं तो वो हर एंट्री पे, यानी कि जितने भी बाय खुले होंगे, उनके हर एक बाय का अपने अपने हिसाब से उसका एसएल और टीपी होगा। एक दूसरे के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक वो क्लोजिंग सारी एक वक्त में हो जाएंगी, लेकिन जो उनके एसएल लगे हुए हैं वो सबके अलग अलग लगे हुए हैं। ठीक है। और बाय पोजीशन में वो क्या करता है, इसकी कैलकुलेशन है पूरी पीछे। बाय पोजीशन में ये क्या करता है कि ये एसएल को, अगर एक बाय की डील खुली हुई है, अब एक और बाय की डील खुली है, तो ये उन दोनों के एसएल को एवरेज कर देता है। मिसाल के तौर पे एक का एसएल है 100 पिप, अब दूसरी डील खुली है उसका एसएल है 80 पिप, तो ये उस डील का जो है 90 पिप एसएल कर देगा। तो ये जो तरीका है, ये एटीआर बेस में इस्तेमाल होता है। एटीआर बेस में आप बाय पोजीशन करें, क्योंकि उसमें आपकी जो एसएल है वो ट्रेल हो रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया है कि वो कैसे होता है। उसमें वो एसएल मॉडिफाई कर रहा है। उसकी जो ट्रेलिंग है वो मॉडिफाई बेस पर है। ये वाली जो है वो डिस्टेंस बेस पर है।
इसकी बेस, दोनों की बेस अलग अलग है। ये डिस्टेंस बेस पर है। एटीआर किस बेस पे मैंने बताई थी, क्लोजिंग बेस पे चल रही है वो। ठीक है, उसमें डिस्टेंस बेस्ड नहीं है। उसमें एसएल मॉडिफाई बेस चल रहा है। मॉडिफाई होता है, अलर्ट जाता है मॉडिफाई का। एसएल मॉडिफाई कर दिया मैंने इस कैंडल पर, अब इसका नया एसएल ये है। इस कैंडल पर इसका नया एसएल ये है। ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है वो। यहाँ पर वो मॉडिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर वो डिस्टेंस को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है तो मैं बस उसका इतना फासला बरकरार रखूं। जैसे कि बैक टू बैक अगर गाड़ी चल रही होती है तो ट्रैफिक के सिग्नल बोलते हैं कि इतना फासला रखें वरना गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बस वो फासला बरकरार रखता है डिस्टेंस के अंदर, बस इसका ये काम है। तो इसी बेस पर हम यहाँ पर बाय पोजीशन बाय एंट्री, किसी वजह से मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर आपने ये ट्रेलिंग यूज करनी है तो बाय एंट्री रखें, रिजल्ट्स आपको सही दिखेंगे। तो एटीआर बेस पे करेंगे तो वहां पर आपने इसको बाय पोजीशन करना है। अच्छा सर, बाय एंट्री करें जहां 97 दिखा रहा है, कर दिया मैंने। नीचे से फुल स्क्रीन करें, वो दिख रहा है यहाँ पे डॉट काफी बड़ा। ये बाहर मैग्नीफायर लगाया हुआ है मैंने। डियर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यूटी बॉट को इस्तेमाल ना करें, अच्छे इंडिकेटर्स की तरफ जाएं। हो सकता है कि आपको यूटी बॉट ने काफ़ी अच्छा फ़ायदा दिया हो और अल्लाह करे आगे भी दे दे, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे ये इंडिकेटर समझ नहीं आता। तो अच्छे इंडिकेटर्स को आप यूट्यूब पे सर्च करें। अच्छे, काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स मौजूद हैं मार्केट में। आप थोड़ी सी सर्चिंग करें यूट्यूब पर, कुछ अच्छे लोगों को फॉलो करें, आपको अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज वहां से मिलेंगी। अगर आप खुद से भी कर सकते हैं, ये फिर शेयर मास्टर जी। ठीक है सर, आपने कह दिया, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। थैंक्स अलॉट। तो आप जो है इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई लेटेस्ट, जिस तरह हमारे मिर्जा साहब हैं वो माशाल्लाह से नए नए इंडिकेटर्स की तरफ जाते रहते हैं, सर्च करते हैं, कोई अच्छे इंडिकेटर मिलते हैं तो उसको इस्तेमाल करके देखते हैं, तो नए इंडिकेटर्स की तरफ जाएं। जो ओवर डेटेड हो चुके हैं आप उनकी तरफ मत जाएं। तो ये यूटी बॉट उनमें से एक, लेकिन जिस टाइम पर आया था उस टाइम पर इसने बड़ी धूम मचाई थी, लेकिन उसके बाद इसका मार्केट ने इसका तोड़ निकाल लिया है। अब ये अच्छे रिजल्ट देता ही नहीं है क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन जो अच्छे इंडिकेटर्स हैं तो वो अभी भी मार्केट में है, और कुछ ऐसे हैं जो एवरग्रीन है, जैसे कि सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, ये एटीआर बेस पे बना हुआ है। ये अच्छे सिग्नल देता है, लेकिन जब मार्केट साइडवेज है तो ये बेड़ा गर्क भी करता है। इसको अकेला यूज नहीं कर सकते, इसको किसी न किसी के कॉम्बिनेशन के साथ अगर यूज कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ यूज करते हैं तो अच्छे रिजल्ट देता है सुपर ट्रेंड। लेकिन आप जिस चीज के साथ इसको जोड़ रहे हैं ना, उसको तो खुद फिल्टर की जरूरत है। अब सुपर ट्रेंड को फिल्टर की जरूरत है और यूटी बॉट कोई फिल्टर नहीं है, उसको खुद एक फिल्टर की जरूरत है। तो आप दोनों ऐसे इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जो आपस में खुद परेशान हो जाते हैं। अगर आप सुपर ट्रेंड के साथ डॉनचेन यूज करें तो डॉनचेन भी एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, डॉनचेन को अक्सर हम लोग फिल्टर के तौर पर भी यूज करते हैं। ठीक है, आप किसी ईएमए को भी यूज कर सकते हैं आप, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसको आप फिल्टर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। मैं वीवैप को भी यूज करता हूँ अक्सर एज अ फिल्टर, फिल्टर के ऊपर बोलिंजर बैंड को मैं यूज करता हूँ एज अ फिल्टर के तौर पे। तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नए इंडिकेटर्स की तरफ आए, नए इंडिकेटर्स मेरे सामने लेकर आए, कोई नई स्ट्रेटजी मुझे बताएं। बेशक आप उसको देखें यूट्यूब पर और मुझे बताएं कि सर मैंने ये देखी है, मुझे ये अच्छी लग रही है, काइंडली ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपको, इस पर सिग्नल सोर्स बना के दे दें। पहले तो खुद कोशिश कर लें उस पर सिग्नल सोर्स बनाने की, नहीं बन रही तो मुझे दे दें कि सर इस पर मुझे बना के दे दें। तो मैं उस पर आप लोगों को सिग्नल सोर्स बना के दूंगा, आप उसको टेस्ट करो, उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाओ, कुछ नए आइडियाज लेकर आओ।
जितने नए आइडियाज लेकर आओगे, नई स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, उतना आपको मजा आएगा काम करने में। हम नई नई स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, उनको देते हैं, तो हमें मजा आता है। हम कुछ नया कुछ बनाने में देखते हैं कि यार ये एक अच्छी चीज बन रही है, इसको चलो चलाना है। जैसे ही अच्छी मिल गई चीज, उसको फौरन ऑटोमेशन पे लगाओ और उसको चेक करो। कुछ दिनों में उसके रिजल्ट मैच हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, फौरन रियल अकाउंट पे लगा दो। लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, देख के आप समझ सको कि यार ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये रियलिस्टिक हैं भी या नहीं है। जिस दिन आपको ये पकड़ आपकी मजबूत हो गई ना कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये रियलिस्टिक है, आप एक नजर में बता दो कि हाँ ये रियलिस्टिक है। जरा से सेटिंग देखो, सब सारी सेटिंग लॉजिकल हैं, ठीक है, ये रिजल्ट रियलिस्टिक। सर मैंने कल रात आपसे रब्ता किया था वेब चार्ट का सिग्नल स्रोत बनाने के लिए। हाँ वो मैंने आगे दिया हुआ है। मैं इंशाल्लाह उस पर जैसे ही कुछ होता है ना, मैं अपडेट देता हूँ। अच्छा सर मैंने आपको लास्ट टाइम स्ट्रेटजी दी थी, उसका कुछ हुआ? आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड की? मुझे सेंड की थी। वो यूटी बॉट के ऊपर ही तो थी, मैंने बताई तो थी आपको। ये कोई और भी थी कोई? अगर है तो मुझे दोबारा भेजें, हो सकता है मुझसे मिस हो गई हो। मैंने जवाब तो दिया होगा आपको लाजमी। हाँ 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 हाँ, पैराबोलिक ऐसे यार बोलिंजर बैंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डियर, ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये सही नहीं है। मैंने इसके ऊपर बनाई थी, लेकिन बनाने से पहले मैंने कुछ इसकी कंडीशन चेक की थी। इसके रिवर्सल अच्छे नहीं हैं, तो उस पर मेहनत ना करें। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये मैं इसको प्रॉफिट तो बना रहा हूँ, ये तो रिवर्सल काफी अच्छे ले रही है, तो मेरा मशवरा ये है कि इसके पीछे नहीं भागें, थोड़ा सा और बनाएं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो आपने ये जो दो चीज़ें मुझे बताई हैं, सर मेरे पास भी हुई है, अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, जितना भी बनाया बनाया। कंडीशन के ऊपर डिपेंड भी करता है ना, कंडीशन आपने कुछ गलत ना डाल दिया। ये देखें, 15 in 1 के आपने इंडिकेटर में आए, सबसे नीचे आए, यहाँ पे देखेंगे पैराबोलिक एस ए आर आ रहा है लिखा हुआ, और ये बुलिंजर बैंड आ रहा है। ये सारे बंद कर दें आप यहाँ से भी आपकी कंडीशन बन जाती है। इसको दो कर दें, बन गई। यहाँ से भी बन जाएगी। आपके जो बुलिंजर बैंड है और पैराबोलिक ऐसे आ रहे हैं, ये दोनों कंडीशन बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि बुलिंजर बैंड को मैंने बोला है कि अपर बैंड है तो बाय, इसका अपोजिट नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ इसकी वजह से मैंने जब उसके इंडिकेटर को मैंने बनाने की कोशिश की थी, तो मैंने देखे थे कि इसके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने इसको बनाया था। ये देखिए, ये देखिए, मैंने इसलिए आपको नहीं दिए थे। ये देखें, ये बाय सेल दे रहा है, यहाँ इसने बाय दिया है, यहीं पर इसने सेल तोड़ दिया है, लेकिन ये जो सेल दिया है इसने एस एल दे दिया है इसको। ये जो बाय है, यहाँ पे इसने सेल दिया है। ये रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बाय यहाँ पे इसने इस जगह बाय दिया है, मार्केट सेल में गिर गई। यहाँ सेल दिया है, ठीक है, थोड़ी सी मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ उसने बाय दे दिया है। इस सेल को उसने कुछ फास्ट प्रॉफिट नहीं दिया। ये देखिए, यहाँ पे इसने बाय दिया है और यहीं से मार्केट सेल में गई है। तो ये बेसिकली रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इससे हो नहीं रहा है। H4 की स्ट्रेटजी है ये। अच्छा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। H4 में यहाँ इसने सेल दिया है, ठीक है, और यहाँ इसने बाय दिया है इस जगह पर, यहाँ पर, यहाँ पर इस जगह बाय दिया है। तो थोड़ा बहुत तो बाय चला गया। अब सेल देखें कहाँ दिया है, इस जगह पर। मैं इसको लगा के देख लेता हूँ आपके कहने पर। मैं आपको दे दूंगा ये वाला सिग्नल सोर्स, आप इसको चेक कर लीजिएगा, वैसे बता दूंगा। लेकिन जो ये आप H4 ऐसे बता रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि इससे कुछ खास रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, एस एल हमें जब H4 पे जाते हैं ना हम लोग, तो हमें एस एल बहुत बड़ा चाहिए होता है। H4 पे मैं, 4 पे, मैं, 4 पे, 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 4
आप लोगों ने शायद ही देखा होगा कि कोई स्ट्रेटजी बनी हुई हो और वो ऑटोमेशन पे चल रही हो H4 के ऊपर, क्योंकि उसके एसएल बहुत बड़े होते हैं और थोड़े से अनडिफाइंड होते हैं। उसमें आप कितना एसएल लगाओगे, 400-500 फिफ्थ का एसएल लगाओगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको। एटीआर के ऊपर लगाया और मैं इसके ऊपर ये मैक्स कंडीशन ही हटा देता हूँ, तो चलो इसके हिसाब से फिर भी थोड़ा सा समझ में आता है। लेकिन यहाँ इसने प्रॉफिट दिया है, लेकिन यहाँ पे इसने बंद करवा दिया है। ये एसएल है, ये एसएल है। मैं आपको ये दे देता हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, वो कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। मैं बेसिकली इन दोनों इंडिकेटर से वाकिफ हूँ बहुत अच्छे तरीके से, कि पैराबोलिक एस ए आर भी जो है ना, ये कोई इतना तगड़ा इंडिकेटर नहीं है। तो मुझे पर्सनली इतना कुछ खास नहीं लगता, मैंने इसके ऊपर खास स्ट्रेटजी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे उस हिसाब से इसके रिजल्ट्स नहीं मिले हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और पैराबोलिक एस ए आर जो है ना, वो एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर नहीं है, ये एक रेंजिंग इंडिकेटर है। बहुत जल्दी बाय सेल देता है और ये बहुत जल्दी तोड़ता है। इसके ऊपर स्कैल्पिंग पे अगर कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो वो ट्राई कर लेना। लेकिन इसमें आप कुछ ना वो डाल देना, क्या कहते हैं। मैं बल्कि आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये 15 in 1 उठाना आप। इसमें आपने पैराबोलिक एस ए आर ले लिया, बुलिंजर बैंड ले लिया, और ये नॉन चेन ले लेना इसके अंदर। तो उसे ट्रेंडिंग के अंदर ये कुछ आपको फिल्टर कर देगा। तो देखते हैं इसके ऊपर ये क्या बोलता है। 15 in 1 में आपने यहाँ पर तो 3 लेना है, तो 2 हुआ हुआ है, तो 3 लेना है। 3 पे नहीं आ रहा, 2 पे ऐसे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये 4 घंटे के ऊपर आ रहे हैं इसके रिजल्ट। आप ही की दो चीजें ली है मैंने, पैराबोलिक और बॉलिंजर बैंड। लेकिन बॉलिंजर बैंड को मैंने डायरेक्शनल लिया है, रिवर्सल नहीं लिया है। अगर ये अपर बैंड तोड़ता है तो बाय होगा। तो अब आप देखें सर, चलो मैं इन दो को ही अगर लेता हूँ तो 4 घंटे के ऊपर इस कंडीशन के लिहाज, तो क्या होता है कि देखें तब भी कुछ समझ में आ रही है चीज। ये वही कंडीशन के हिसाब से इसने एक वही ट्रेड ली है, ये भी वही ट्रेड ली है, लेकिन डायरेक्शनल ले रहा है, सेल नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसको आप इस अंदाज में यूज कर सकते हैं यहाँ पे इन दो के ऊपर। अब देखिए डॉनचिन आपने से डाला है, तो डॉनचिन के ऊपर ही आपको इस पे कितना फर्क पड़ गया कि डॉनचिन क्या है। ये फिल्टर है, इसको एज अ फिल्टर यूज करो। ये यूज नहीं करना, ऑसम ऑसिलेटर करके देख लो, ये भी फिल्टर है, ये मजा नहीं करवा रहा। आप वी वेब लेके देख लो, ये भी एक फिल्टर के तौर पे यूज होता है। कंडीशंस होती हैं, एक साइड वेज खत्म कर देता है काफी हद तक। नहीं, मजा नहीं आ रहा। और ओवर ओवर सोल्ड करके देख लेते हैं, इसको भी एज अ फिल्टर यूज करते हैं। 8,000 तक चला गया, पर ज्यादा अच्छे जो है उसी पे ही आ रहे हैं लॉन्चिंग के ऊपर। बारी बारी आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से क्या कंडीशन आप बैठा रहे हैं, तो क्या आ रहा है। ये हटा दिया आपने, ये ले लिया। अच्छा, आप मुझसे एक गलती हो गई। मैंने वी पैप जब लिया तो यहाँ पे उसमें 3 करना था, क्योंकि जब मैंने उस फिल्टर को यूज करना है तो फिर मैं उसको पूरी तरह से यूज करके देखा। तो सही है, उसको साफ अच्छे करना। और समय फिल्टर यूज करके देखना दोबारा से। 1.4 थोड़ा बेहतर है, 3 कंडीशन मैट हो रही है तो थोड़ा सा बेहतर है। तो इस तरह से स्ट्रेटजीज बनाए। एक बार आपने बॉट की सेटिंग कर लें, जब आपने बॉट की सेटिंग कर ली है, आपको एटीआर बेस की कोई स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं, कोई ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं, तो आपने बॉट की अपनी सेटिंग कर ली। उसके बाद अपना एक टाइम फ्रेम भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आप इंडिकेटर्स पे आए और उस पर कुछ खेलें।
ये 15 in 1 ऐसा इंडिकेटर है ना, इसको तो न जाने कितनी स्ट्रेटजीज निकालने हैं बंदे बैठ बैठ कर, हर बंदा अपने अपने दिमाग से इस्तेमाल करे, अच्छी खासी स्ट्रेटजीज निकल जाती है। ये तो एक है ही है। इसके अलावा यहाँ से दोबारा से वही करता हूँ जो हम लोगों ने एक सेलेक्ट किया था, मुझे उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट नजर आ रहे थे, मैं उसको चेक करूंगा बाद में। हम 5 मिनट पे देना। नहीं, 4 घंटे बजे चल, 4 घंटे बजे चल रहा था। अब ये ATR बेस्ड है। ATR बेस पे हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैं इसको देखूंगा, इसके एसएल मैक्सिमम एसएल कितना आ रहा है। मैक्स लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड है 1840 पिप की, और लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड है इसकी 664। नॉट बैड यार। अब देखें, इस तरह एक आइडियाज मिलते हैं लोगों को कि क्या करना चाहिए। अभी मैंने ऐसे ही खेल खेल में निकाल दी, H4 के ऊपर निकाला है इसने ये तो। प्रॉपर्टीज में जाके देखो तो सही, जरा ये 2011 से दिखा था, 2011 से 2024 को, कोई 3 साल का डेटा है ये। तो 3 साल के डेटा में ये रिजल्ट आ रहा है इसका। और ये ATR पर है। ATR पे एक्यूरेसी होती है। मैंने बिना मैंने एसएल छोड़ ही दिया है, क्योंकि अब H4 है, मैं क्या एसएल लगाऊं, मुझे तो पता नहीं है कि क्या लेगा क्या नहीं। मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया कि वो जो लेता है ले। तो सबसे बड़ा एसएल उसने वही लिया था, तकरीबन 650 या 600 ऐसे कुछ लिया था। बस मैंने यहाँ पे उसकी डेविएशन वगैरह सेट कर दी और उसको जाने दिया। तो ये रिजल्ट है आपके सामने। ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ, मजा आए देखने में। ये इसका लार्जेस्ट, इसने कोई 1000 पिप का तो उसने एक इस तरह पीपी लिया है, तो उसने इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स ले रहा है ये, तो आपको सोचेंगे कैसी किस तरीके से चलनी है। देखो, ये रिसेंटली रिसेंटली ट्रेड देखना, अभी तक चल रही है। यहाँ से इसने सेल दिया है, अभी तक ये प्रॉफिट मिलेके बैठा हुआ है। कितना प्रॉफिट है यहाँ से लेके, अभी यहाँ चल रही है 570 पिप का, तो अभी ये यहाँ प्रॉफिट लेके बैठा हुआ है। लेकिन एसएल भी ऐसे हिट होंगे, इसको आप एक छोटी लॉट के ऊपर ना लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर सकते हो, दिनों में चलेगी ये, दिनों में आएंगी, दिनों तक चलेंगी। तो 4 घंटे की स्ट्रेटजी है ATR के ऊपर। जाने दो उसको, ऑटोमेशन तो चल रही है ना। क्या क्या फिगर है, जितने दिन तक भी चलाती रहे चलाती रहे। तो ये एक छोटी लॉट के ऊपर इस तरह की स्ट्रेटजी बन सकती है, इसको रिफाइन कर लेना, डायरेक्ट मत चला देना इसको। थोड़ा सा और रिफाइन हो सकती है, मुझे उम्मीद है। अभी जो मैंने सेटिंग की है इस पर थोड़ी और ये रिफाइन हो सकती है। एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से करना, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि अपना दिमाग अगर लगाओगे ना, तो कैलकुलेटेड लगाना, और मुझसे पूछ लेना एक। अगर कुछ भी अपना दिमाग लगा रहे हो, मुझसे पूछना जरूर कि मैं ये करने वाला हूँ, कर लूँ। क्योंकि अगर आप लोगों की कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक जिस पे आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर वो हो जाएगा, तो बाद में फिर वो ब्लेमिंग सीधी हमारे ऊपर आती है। यार, आप लोगों की वजह से आपके बॉट ने हमें नुकसान दे दिया। बेसिकली बॉट ने नुकसान नहीं दिया है, लेक ऑफ नॉलेज ने नुकसान दिया। तो बेहतर यह है कि आप हमसे रब्ता करें, हम आपको गाइड कर देंगे। अगर थोड़ा सा लेट भी बता रहे हैं, तो आप इंतज़ार करें, खुद से अपनी तरफ से कोई एक्शन मत लें। मैं रिप्लाई दे देता हूँ अमूमन, लेकिन थोड़ा सा लेट भी हो जाता हूँ, क्योंकि मेंबर्स अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लेट रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं करता ज़रूर हूँ। तो आप जो है कोशिश करें कि इस चीज़ को आप समझें कि अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज निकालें। ये 10 in 1 भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, जो है ये 1.0 पे। इसको भी आप लाजमी यूज़ करें। क्या दिया है आपने? FPS? ये किस चीज़ के रिजल्ट दिखा रहे हैं डियर? अच्छा,
इसलिए आप ही कह रहे हो, लेकिन पूरा नहीं बन सका था। आपने ये बनवाया था डायरेक्ट पैराबोलिक एसएआर का, जो इस पे इम्प्लीमेंट किया है आपने डायरेक्ट। मुझे कंडीशन जो है ना एग्जैक्टली बताइए, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से तो ये उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अगर H4 पर भी है तो आपके सामने मैंने उसके रिजल्ट देखे हैं। क्योंकि देखें इसमें ना एग्जिट कंडीशंस अलग है। आपकी क्या एग्जिट कंडीशंस थी, आप एसएल क्या ले रहे थे, टीपी क्या ले रहे थे, ये भी एक डिफाइंड होती हैं एक चीज के अंदर। तो आप जो बना रहे थे ना, तो मुझे एग्जैक्टली एक वॉइस नोट करें कि ये कंडीशन थी उसकी, बुलिंजर बैंड को यूज एक्चुअल में कैसे किया जा रहा है। क्योंकि आपने मुझे बताया था अपर बैंड जब टूटेगा तो घूम कर जब प्राइस वापस आती है तो उसमें सेल में जब वो बैठेगा पैराबोलिक में, तो वहां से सेल लेना है उसकी क्लोजिंग के ऊपर या उसकी ओपनिंग के ऊपर, वट एवर, एक ही बात। तो वही मैंने बनाया है। तो उस बेस पर जब मैंने बॉट में लगाया है, तो हो सकता है कि बॉट में जो मैं उसकी एग्जिट की जो कंडीशन डाल रहा हूँ उस बेस पर वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन आप मुझे वो एग्जिट कंडीशन भी बताएं कि आप किस चीज़ के ऊपर लेकर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह हम एक बहुत जल्द जो है बॉट के अंदर एक नया फीचर लॉन्च करने वाले हैं। मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन वो बहुत मुफीद है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जब वो लॉन्च हो जाएगा तो मैं उस पर क्लास दूंगा। अच्छा, मुझे लगता है सेशन लंबा हो रहा है। ये वो सवाल जवाब हैं जो मैं आप लोगों से वैसे भी ले सकता हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग तो ऑफ करता हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों के कुछ अलग से सवाल जवाब अगर होंगे तो वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं बॉट के हवाले से, स्ट्रेटजी बनाने के लिहाज से, वो क्लियर हो गए होंगे। स्ट्रेटजीज बनाएं, मेहनत करें। हम भी आपको स्ट्रेटजीज दे रहे हैं, आप खुद भी मेहनत करें। इस बोर्ड के अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये 1000 से ज्यादा स्ट्रेटजी बना सकता है। एक बंदे का काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक बंदा एक मेहनत करे और अच्छी स्ट्रेटजीज निकाले और हम आपस में शेयर करें और हम आपस में इसको लेके चलें, एक कम्युनिटी और एक टीम की तरह, ताकि सब प्रॉफिटेबल हों और सब एक अच्छे जो है वो ट्रेड्स लेके चलें। हम आपको दे रहे हैं, लेकिन लोग ये भी नहीं कर रहे हैं कि जो हम आपको दे रहे हैं, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। हम अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के दे रहे हैं, उसमें 19-20 भी करने की किसी को ना फुर्सत नहीं है कि थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लें। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं, और वो जो मैं देता हूँ मेरे री ऑप्टिमाइजेशन करके ना, उसको जो भी मैंने स्ट्रेटजी दी है उसको उसके अंदर मजीद री ऑप्टिमाइजेशन करके उसको और बेहतर बना लेते हैं। मेरी ही स्ट्रेटजी को और बेहतर बनाते हैं और उसके बाद लगा रहे होते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे आने वाले वक्तों में। जो मैं स्ट्रेटजी देता हूँ उसको आप ट्राई करें, री ऑप्टिमाइजेशन करें उसकी, कुछ और पेयर्स के ऊपर भी उसको ट्राई करें। क्योंकि आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है, आपको कमीशंस और स्लिपेज और टीपीएसएल का, कॉन्ट्रैक्ट साइज का, सबका बताया हुआ है। तो आप उसको देखते हुए किसी और पेयर के ऊपर भी उसको टेस्ट करें और उसके अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशन करें, कुछ नई स्ट्रेटजीज डेवलप कर लें, उन्हीं स्ट्रेटजी को लेके कुछ नया कर लें। तो उस पर भी आपको कोई ना कोई एक नई चीज मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये करेंगे। और YouTube पर भी जो भी आपको कोई अच्छी स्ट्रेटजी मिले, या फिर कहीं से भी मिले आपको कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी, और आपको लगता है कि इस पे मेहनत करके कुछ अच्छी चीज बन सकती है, तो वो आप मुझसे शेयर करें। मैं आपको उसका सिग्नल सोर्स बना के दूंगा। बॉट में लगाएं और उसको इस्तेमाल करें, उस पर कोई अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं। हेल्प चाहिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। इनफैक्ट मैं आपके साथ मिलके वो अच्छी स्ट्रेटजी बना के दे दूंगा आपको। कोई टेंशन नहीं है, किसी क्लास में, क्लास के बगैर भी। लेकिन मेहनत करें, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक अच्छी स्ट्रेटजीज बनाने के मजीद काबिल हो जाएंगे। फिर हम लोग इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एक एडवांस सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग एक एडवांस क्लासेस होंगी हमारी, जिसमें ये सारे जो हमारे अभी के स्टूडेंट्स हैं वो इतने अच्छे हो चुके होंगे कि अगर मैं कुछ एडवांस बातें करूंगा, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करवाऊंगा, तो वो उसको भी समझेंगे।
तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, आने वाले सेशंस में मैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी मसला हो, कोई भी बात पूछनी हो, मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछें। इस चीज़ को ऑटोमेशन करने के लिए अगर आप इसको बॉट को परचेज करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरा उसी ग्रुप के अंदर एडमिन में मेरा नाम है अदील, आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह राब्ते में रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।